So hello guys, welcome back to my channel HK Official. And yes, in this video we will cover our unit 5 of PPL, and this will be a complete one shot. I know this is very simple unit and very short unit, तो इसको हम जल्दी से कवर कर लेते हैं. So इसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं थ्रेड्स के बारे में. क्लियर, थ्रेड्स हम पढ़ेंगे, जावास्क्रिप्ट हम पढ़ेंगे, तो काफी सारी इसके अंदर चीजें हैं वो हम सब देखने वाले हैं. तो यहाँ पर मल्टी थ्रेडिंग इन जावा इज द नेम ऑफ द चैप्टर. ओके, तो सबसे पहले आ जाते हैं व्हाट इज अ थ्रेड. क्लियर, तो जावा के अंदर एक थ्रेड क्या है? थ्रेड एक आप ऐसे समझ सकते हो कि प्रोग्राम के अंदर ना एक छोटा सा पार्ट है जो कि खुद ब खुद रन होता रहता है. जब साइड बाय साइड उसके सारे प्रोग्राम्स रन हो रहे हैं तो उन्हीं के साथ वो भी रन हो जाता है. तो ये क्या है? थ्रेड इज अ टाइनी प्रोग्राम रनिंग कंटिन्यूअसली. ठीक है, इट इज समटाइम्स कॉल्ड एज लाइट वेट प्रोसेस. ठीक है, तो आप इसको लाइट वेट प्रोसेस बोल सकते हो बिकॉज वो कोई आपकी मच पावर नहीं ले रहा होता है, मच मेमोरी नहीं ले रहा होता है. सो दिस इज अ गुड program, a small program which is running continuously side by side with others. Okay, तो ये एक छोटा सा आप इसको डेफिनेशन एज समझ सकते हो या फिर आप थ्रेड को समझ रहे हो यहाँ पे. ओके, अब इसको क्रिएट कैसे करना होता है तो ये उसका फ्लो चार्ट है. सो हाउ टू क्रिएट दिस, वी हैव टू वेज. वन इज एक्सटेंड्स एंड बाय यूजिंग इम्प्लीमेंट्स. अब ये दोनों भी हमने जो है देखे हुए हैं. ठीक है, तो अगर आप थर्ड फोर्थ यूनिट पढ़ के आ रहे हो तो हमने ये दोनों भी कीवर्ड्स देखे हुए हैं. ओके, तो चलो एक्सटेंड्स की बात करते हैं. तो एक्सटेंड्स में हम क्या करते हैं? एक्सटेंड्स मींस वी आर यूर डूइंग व्हाट? इनहेरिटेंस. ओके, तो एक्सटेंड का मतलब होता है हम फीचर्स को बोरो कर रहे हैं. एंड यहाँ पर किससे बोरो कर रहे हैं? हम थ्रेड क्लास से फीचर्स को बोरो कर रहे हैं. तो हम क्या करते हैं? हम एक अपनी क्लास क्रिएट कर रहे होते हैं एंड बोलते हैं लेट्स से मतलब कुछ भी अगर हम उसके अंदर लिख रहे हैं देन वी मस्ट राइट व्हाट द थ्रेड शुड बी लाइक डूइंग इनसाइड इन दैट पर्टिकुलर मेथड. जैसे कि हमें रन लिखना होता है, जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने उस फंक्शन को कॉल तो कर लिया, देन वी हैव टू ओवरराइड इट विद द रन मेथड. ओके, तो दिस इज द थिंग जो कि हमारे थ्रेड को पता होना चाहिए. थ्रेड को पता होना चाहिए कि मतलब उस वक्त उसे करना क्या है ना, व्हाट इट इज सपोज टू बी डू ओवर देयर. सो दैट इज यू हैव टू शो ओवर हियर. क्लियर, तो यहाँ पर इसको ऐसे आपको करना होता है. अब इम्प्लीमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो इम्प्लीमेंट्स के अंदर रनेबल इंटरफेस होता है. क्या होता है? रनेबल इंटरफेस. तो यहाँ पर इम्प्लीमेंट मतलब कि आप क्या कर रहे हो? आप एग्री कर रहे हो टू फॉलो द रूल्स ऑफ इंटरफेस, है ना. इम्प्लीमेंट्स किससे रिलेटेड होता है? इंटरफेस से रिलेटेड होता है. तो रनेबल क्या है? रनेबल एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो बोलता है कि यू मस्ट राइट अ रन मेथड. ओके, तो ये एक बेटर तरीका है जब आपको लाइक व्हेन योर क्लास नीड्स टू डू अदर थिंग्स आल्सो बिसाइड सिर्फ थ्रेड नहीं है उसके अंदर और भी काफी चीजें हैं. तो इन दैट केस आप डायरेक्टली थ्रेड उसके अंदर डिफाइन कर रहे होते हो. क्लियर, रिमेंबर इन बोथ द वेज वी ऑलवेज ओवरराइड द रन. ओके, हमेशा हम रन मेथड को ओवरराइड कर रहे होते हैं. दैट्स वेयर वी राइट द कोड दैट द थ्रेड शुड एग्जीक्यूट. ओके, तो जैसे कि आपने कोई क्लास बनाई. ओके, तो आपने ये जो है ना क्लास बनाई, लेट से इसका नाम आपने यहाँ पर दिया, आपने यहाँ पर इम्प्लीमेंट्स लिखा एंड इम्प्लीमेंट्स के बाद आपने जो है यहाँ पर रनेबल लिखा. ओके, यानी कि एक लेट से कोई आपकी और एक क्लास थे पहले से. ठीक है, अब इसके बाद इसके करली ब्रेसेस में आके आपने यहाँ पर पब्लिक वॉइड और रन लिखा. क्या लिखा? रन. कौन सा वाला रन? ये रन मेथड वाला रन. ओके, एंड उसके अंदर आप जाओ, आपको जो करवाना है, लेट्स आपको कुछ प्रिंट करवाना है या जो भी आपको करवाना है, यू डू दैट इनसाइड एंड यहाँ पर ये ब्लॉक आपका खत्म होता है. सो ऐसे आप जो है ना कर रहे होते हो एक्सटेंड्स और इम्प्लीमेंट्स का यूज. ओके, तो याद रखो कि आपको ओवरराइड करना जो है वो जरूरी होता है. क्लियर, तो ये था आपका इम्प्लीमेंट्स का. सिमिलर पैटर्न में आप एक्सटेंड्स का भी करते हो. क्लियर, सो ये था. तो आई होप आपको समझ में आ गया. इम्प्लीमेंट्स जब आप यूज कर रहे हो तो याद रखो आप इंटरफेस यहाँ पर लिख रहे होगे, एंड जब आप एक्सटेंड्स का यूज कर रहे हो तब आप यहाँ पे कोई क्लास लिख रहे होगे जिसको आपको इनहेरिट करना है. फाइन, देन लेट अस मूव ऑन. सो दीज आर सम थ्रेड मेथड्स. ओके, तो बहुत सिंपल सा ये फ्लो चार्ट सॉरी, ये टेबल आप याद रख सकते हो. बहुत सिंपल है. क्या? सबसे पहले आप ये देखो, ये याद रखो, ये जो है स्लाइड में कैपिटल हो गए, इनको आपको स्मॉल में ही लिखना है. क्लियर, इनको आपको स्मॉल में लिखना है. जो आपका ये सेट वाला भी एस स्मॉल होगा, और यहाँ पर ये जो नेम है ना एन, ये कैपिटल होगा. जहां पर भी जो होगा वो मैं आपको बताती जाऊंगी. तो सेट का एस ई
SETAME ये सब स्मॉल है, N जो है आपका कैपिटल होगा। क्लियर? तो ये कौन सा होता है? ये कैमल केस आप इसको बोलते हो। फाइन, तो इसको कैमल केस में आपको लिखना होता है। तो सेट नेम में क्या होता है? जावा के अंदर देखो, सबसे पहली बात तो बहुत सारे थ्रेड्स के बिल्ट इन मेथड्स होते हैं जो कि उसका बिहेवियर कंट्रोल भी करते हैं और चेक भी करते हैं। तो चलो देखते हैं, जैसे कि सबसे पहले मैंने बोला सेट नेम। तो सेट नेम में क्या होता है? टू चेंज द नेम ऑफ द करंट थ्रेड। ओके, जो हमारा करंट थ्रेड है ना, उसका नेम हमें चेंज करना है। लेट से ए था उसका नेम, अब आपको उसका नेम बी करना है। सो फॉर इन दैट पर्टिकुलर केस आप सेट नेम का यूज करते हो। ओके, देन यू हैव गेट नेम। तो गेट नेम के अंदर आप क्या करते हो? रिट्राइव करते हो द नेम ऑफ द थ्रेड, है ना, क्योंकि आपको पता करना है कि कौन सा थ्रेड आपका रन कर रहा है। इन दैट केस यू यूज गेट नेम। इसके अंदर भी आपका कैमल केस यूज होता है, सिर्फ एन जो है वो कैपिटल होता है। ओके, फिर सेट प्रायोरिटी की बात करें तो सेट प्रायोरिटी के अंदर ये क्या करता है? ये सेट करता है प्रायोरिटी ऑफ थ्रेड। मतलब हायर प्रायोरिटी अगर है, इसका मतलब कि जो थ्रेड है उसको ज्यादा अटेंशन देगा आपका प्रोसेसर, है ना। और ये प्रायोरिटी कौन से रेंज में होती है? 1 से 10 के रेंज में होती है। क्लियर? सिमिलर पैटर्न में गेट प्रायोरिटी की बात करें तो ये यूज होता है टू रिट्राइव द प्रायोरिटी ऑफ अ थ्रेड, है ना। तो इससे हमें क्या पता चल जाता है? प्रायोरिटी हमें पता चल जाती है कि हमारे थ्रेड की प्रायोरिटी क्या है। फाइन, देन इफ वी आर सीइंग हियर तो थ्रेड डॉट करंट थ्रेड। ओके, तो यहाँ पर भी थ्रेड डॉट करंट थ्रेड में ये कैपिटल टी और ये वाला कैपिटल टी बस है, बाकी सब स्मॉल है। ओके, यहाँ पर ये क्या रिटर्न करता है? रेफरेंस टू द करंटली एग्जीक्यूटिंग थ्रेड ऑब्जेक्ट, यानी कि आपका करंटली कौन सा थ्रेड रन कर रहा है ये आपको पता चलता है। ये कब यूजफुल है? जब आपको मैनेज करना है, प्रिंट डिटेल्स करनी है। इन दैट पर्टिकुलर केस आप अगर एक ही करंट थ्रेड से डील कर रहे हो, then in that case you can just write this thing and get the thread object on which you are running. देन थ्रेड डॉट स्लीप की बात करें तो थ्रेड डॉट स्लीप के अंदर आप यहाँ पर ब्रैकेट्स में मिली सेकेंड्स दे रहे होते हो। ठीक है, ये क्या करता है? इट कॉजेज द करंटली एग्जीक्यूटिंग थ्रेड टू पॉज फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम इन मिली सेकेंड्स। ओके, तो हम अपने थ्रेड को एक पर्टिकुलर टाइम के लिए पॉज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि 2 सेकेंड्स का मतलब गैप आप चाहते हो, पॉज करना चाहते हो, सो इन दैट केस स्लीप का जो है आप यहाँ पर यूज करते हो। फाइन, यहाँ पर भी सिर्फ टी जो है वो आपका कैपिटल है। देन इज अलाइव की अगर बात करें, ठीक है, तो इज अलाइव से हमें पता चल जाता है अगर इसने ट्रू रिटर्न किया, क्योंकि एक तो ये बुलियन आपकी वैल्यू रिटर्न करता है। तो जब ट्रू रिटर्न कर रहा है मतलब कि थ्रेड जो है वो अलाइव है। थ्रेड अलाइव है मतलब कि थ्रेड जो है वो स्टिल आपका रन कर रहा है। ओके, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न कर देता है अगर रन नहीं कर रहा होगा तो। फिर ज्वाइन की बात करें तो दिस होल्ड्स द एग्जीक्यूशन ऑफ द करंटली रनिंग थ्रेड until the specified thread has finished execution or terminated। तो join हमें क्या बताता है? ये stop कर देता है current thread को until आपका जो दूसरा thread है वो मतलब उसका running procedure complete नहीं हो जाता, तब तक आपका जो execution है current thread का वो stop हो जाता है ना। सो ये आप जैसे कि सपोज बहुत सिली एग्जांपल दे रही हो, लेकिन कभी कभी जब हम स्कूल में होते थे तो अब जब आप मतलब नोट डाउन कर रहे हो ब्लैक बोर्ड से, तो अगर आपका फ्रेंड आपसे आगे चला जाता है तो आप क्या बोलते हो? अरे रुक रुक, एक सेकेंड रुक, मुझे भी वहां तक आने दे, है ना। तो ये होता है सिमिलर पैटर्न में ज्वाइन के अंदर। क्लियर? आई होप ये समझ में आ गया। देन गेट स्टेट के अंदर एस कैपिटल होगा। ये करंट स्टेट बताता है आपके थ्रेड की कि क्या वो रन कर रहा है, रनेबल है, ब्लॉक्ड है, वेटिंग है या न्यू है। तो ये यहाँ पर गेट स्टेट मेथड में आपको बता रहा होता है। क्लियर? सो आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ गई हैं। बहुत ज्यादा सिंपल था। अगेन सेट नेम, गेट नेम, सेट प्रायोरिटी, गेट प्रायोरिटी, मतलब हम पहले किससे डील कर रहे हैं? हम लाइक नेम्स को सेट करने में जो बेसिक आपके थ्रेड मेथड्स हैं उनसे डील कर रहे हैं। फिर हम थ्रेड के प्रायोरिटी मेथड से डील कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर कंट्रोलिंग एग्जीक्यूशन के अंदर आ जाते हैं आपके थ्रेड डॉट करंट थ्रेड, थ्रेड डॉट स्लीप। ठीक है, उसके बाद करंट थ्रेड स्टेटस के लिए ये 3 आ जाते हैं। तो आपको कोई भी आ सकते हैं, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया इन सब के काइंड्स। तो थ्रेड मेथड्स में आपको पूछे जा सकते हैं डिफरेंट काइंड्स। नाउ थ्रेड मॉडल कैसे वर्क करता है वो एकदम इस डायग्राम से समझ लेते हैं। सी बहुत सिंपल है। जावा के अंदर जो है आपका थ्रेड जो है वो ऐसे ही लाइक जस्ट स्टार्ट नहीं हो जाता और कभी भी एंड नहीं हो जाता, उसको काफी सारे स्टेजेस से जाना पड़ता है। तो एक एक ये क्या बोला जाता है उसको, स्टेजेस से जब वो गुजरता है तो उसको बोला जाता है इसकी लाइफ साइकिल। ठीक है, ये थ्रेड की लाइफ साइकिल है। इस पे क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यू की, है ना। ऑब्वियसली जब आपका थ्रेड आपने जस्ट क्रिएट किया है यूजिंग थ्रेड क्लास, ये भी याद
याद रखो, जो थ्रेड आप क्रिएट करते हो वो किससे क्रिएट करते हो? थ्रेड क्लास का यूज करके आप क्रिएट करते हो। ओके, तो जब आप थ्रेड क्लास का यूज करके नया नया आपने थ्रेड क्रिएट किया है, ठीक है, बट उसको आपने स्टार्ट नहीं किया है, क्लियर, वो ऐसा समझो कि वो एक बेबी थ्रेड है और वो वेट कर रहा है कि वो कब बॉर्न होगा, क्लियर, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। तो वो आपका न्यू के अंदर आता है, ठीक है, न्यू के अंदर आता है। फिर आ जाते हो आप रनेबल के अंदर, है ना, रनेबल के अंदर। तो रनेबल के अंदर जब आप स्टार्ट, यहाँ पर दिख रहा है ये स्टार्ट मेथड, तो जब आप स्टार्ट मेथड को कॉल करते हो तो जो आपका थ्रेड है वो न्यू से रनेबल की तरफ मूव करता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये रेडी टू रन है, बट किसका वेट कर रहा है? ये वेट कर रहा है सीपीयू का, कि वो उसको चूज करे, ठीक है। अभी तो ये रनेबल है, मतलब कि रन नहीं कर रहा है, लेकिन रनेबल है, इट इज रेडी टू रन, बट इट इज वेटिंग फॉर द सीपीयू टू चूज इट राइट नाउ, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे, अब इसका भी अगर मैं एग्जांपल दूं, तो लेट से आप एक क्यू में खड़े हो, ठीक है, क्यू में खड़े हो, जैसे कि आपको कोई राइड में जाना है, क्लियर, तो राइड में जाने के लिए आप एक क्यू में खड़े हो, तो मतलब कि आप रेडी टू रन हो, लेकिन बस वेट कर रहे हो कब आपका चांस आएगा, क्लियर, तो ये रनेबल में होता है। देन यू कैन सी हियर रनिंग, तो देखो यहाँ पर ये वाला एरो आपको दिख रहा है, ये रनिंग, तो यहाँ पे क्या लिखा है? व्हेन सीपीयू सिलेक्ट्स दिस थ्रेड टू रन, तो जैसे ही सीपीयू पिक कर लेता है कि अब इस थ्रेड को रन करना है क्यू में से, तो वो स्टार्ट कर देता है टू रन, ठीक है। तो ये मेन ब्लॉक है आपके लाइफ साइकिल का, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो थ्रेड है वो अब एक्टिवली एग्जीक्यूट कर रहा है, फाइन। अब देखो यहाँ पर आपके पास आ जाता है अब टाइम्ड वेटिंग, क्या आ जाता है? टाइम्ड वेटिंग को समझते हैं। तो टाइम्ड वेटिंग के अंदर आप क्या करते हो? व्हेन वी यूज स्लीप, क्लियर, जब आपने क्या कर लिया? स्लीप यूज कर लिया या फिर जॉइन यूज कर लिया, तो जो थ्रेड है वो कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए वेट करता है, क्लियर। तो आफ्टर, जब ये आपका टाइम अप हो जाएगा तो वापस से आप रनेबल की तरफ जाते हो, ठीक है। व्हेन स्लीप इंटरवल्स एक्सपायर्स, तो वापस से आप रनेबल की तरफ जाते हो, ठीक है। तो ये होता है आपका टाइम्ड वेटिंग में। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट, क्लियर। अब इसके बाद वेटिंग की बात करें, वेटिंग है यहाँ पे, तो वेटिंग में क्या होता है? जो थ्रेड है वो वेट करता है दूसरे थ्रेड को कि वो लाइक उसको नोटिफाई करे, क्लियर। तो ये दूसरे थ्रेड का यहाँ पर वेट कर रहा है, तो इट वोंट मूव अंटिल समवन कॉल्स योर नोटिफाई, या फिर आपका नोटिफाई फंक्शन, या फिर नोटिफाई ऑल फंक्शन। तो यहाँ पर देखो, जब तक ये वेटिंग स्टेट में है, जब तक, कब ये आपका रनेबल में जाएगा? जब या तो कोई नोटिफाई या फिर नोटिफाई ऑल जो है ना रन करेगा, ठीक है। तो ये जो है आपको याद रखना है, वेटिंग के लिए कौन से मेथड्स इंपॉर्टेंट हैं, टाइम्ड वेटिंग में जाने के लिए कौन से मेथड्स इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। वेटिंग में जाने के लिए जॉइन और वेट इंपॉर्टेंट है, फाइन। देन ब्लॉक्ड है, यहाँ पे देखो ब्लॉक्ड, तो जब आपका कोई थ्रेड जो है उसको एक्सेस चाहिए होता है किसी रिसोर्स का जो कि ऑलरेडी इन यूज है, तो उस केस में आपका जो थ्रेड है वो ब्लॉक हो जाता है। आई रिपीट माई सेल्फ, सी इफ अ थ्रेड जो है उसको, मतलब किसी ऐसी रिसोर्स का एक्सेस चाहिए जो कि ऑलरेडी यूज हो रहा है, इन दैट केस वो ब्लॉक हो जाता है। तो वंस जो आपका रिसोर्स फ्री हो जाएगा, तो फिर उसको क्या कर दिया जाएगा? रनेबल में मूव कर दिया जाएगा। तो रनिंग से देखो यहाँ पर आपका कोई इश्यू आ गया इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट से, है ना, तो जो मैंने आपको बताया रिसोर्स वाली सिचुएशन, तो यहाँ से फिर ये ब्लॉक में चला जाता है, और फिर जब आपका वो रिसोर्स फ्री हो जाता है, या फिर आप बोल सकते हो इनपुट आउटपुट कंप्लीशन हो जाता है, तो ब्लॉक्ड स्टेज से वो रनेबल स्टेट में आ जाता है। ओके, देन एट लास्ट यहाँ पर टर्मिनेटेड है, तो यहाँ पर टर्मिनेटेड की अगर मैं बात करूं, तो टर्मिनेटेड आप समझ पा रहे हो कि जब आप रन मेथड को कंप्लीट कर देते हो, रन मेथड जो है वो आपका कंप्लीट हो जाता है, या फिर आपने स्टॉप को कॉल कर दिया, तो थ्रेड डेड हो जाता है, एंड इट्स नाउ इन द टर्मिनेटेड स्टेट, नो मोर रनिंग, फाइन। सो यहाँ पर आई होप आपको चीजें समझ में आ रही है। ये मोस्टली आप मतलब ह्यूमन से रिलेट कर सकते हो कि जस्ट लाइक ह्यूमंस, थ्रेड के पास एक लाइफ होती है, वो बॉर्न होता है ना, वो बॉर्न होता है, वो वर्क करता है, उसके बाद वो वेट भी कर रहा है, वो स्लीप भी कर रहा है ना,
फिर फाइनली रेस्ट भी कर रहा है। तो ये सारी चीजें होती हैं। सो आई होप यू गॉट दिस लाइफ साइकिल ऑफ थ्रेड मॉडल। बहुत सिंपल है। आपको न्यू से रनेबल में आना है। न्यू यानी कि आप अभी आपका थ्रेड जो है जस्ट क्रिएट हुआ है, थ्रेड के अंदर ही है, उसको किसी ने अभी तक स्टार्ट नहीं किया। तो यहाँ पर आप न्यू में हो, है ना, न्यू से एंड फिर आप स्टार्ट में आ जाते हो यानी रनेबल। तो नाउ यू आर रेडी टू रन। फिर अगर सीपीयू आपको मतलब पिक कर लेता है, सिलेक्ट कर लेता है, तो देन द थ्रेड इज रनिंग। और उसके बाद हम देखें तो अगर स्लीप मोड आपका आ जाता है तो टाइम्ड वेटिंग में चला जाता है थ्रेड, एंड उसके बाद कुछ इंटरवल ऑफ टाइम में वो वापस से रनेबल में आ जाता है। उसके बाद ये ईल्ड से भी होता है, ठीक है, ईल्ड से भी आप इसको याद रख सकते हो। ये कुछ नहीं, मेथड्स हैं आपके अलग अलग। फिर रनिंग से वेटिंग में है। वेटिंग में कब जाता है आपका थ्रेड? तो ये था टाइम्ड वेटिंग, मतलब कि कुछ टाइम जो कि फिक्स टाइम है। यहाँ पर ये वेटिंग में रहेगा तब तक जब तक आपका जो मेथड है या फिर नोटिफाई मेथड या नोटिफाई ऑल मेथड जो है वो रन नहीं हो जाता। तो इन दिस केस आपका फिर ये रनेबल में जाता है। तो इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है, लेकिन इसका फिक्स टाइम है। दैट इज वाई दिस इज टाइम्ड वेटिंग। ओके, देन फिर आप ब्लॉक में जाते हो। ब्लॉक में तब जाते हो जब आपका कोई रिसोर्स आप एक्सेस करना चाह रहे हो आपका थ्रेड, एंड दैट इज रनिंग। ओके, और दैट इज इन यूज। सो इन दैट पर्टिकुलर केस आप उसको यूज नहीं कर सकते, तो वो ब्लॉक हो जाता है वो थ्रेड। एंड आफ्टर दैट पर्टिकुलर रिसोर्स गेट फ्री, देन अगेन आप जो है रनेबल में आ जाते हो। ओके, फिर एट लास्ट अगर स्टॉप आपने यूज किया या फिर रन मेथड आपका यूज किया है, तो फिर आपका जो थ्रेड है वो टर्मिनेट हो जाता है, डेड हो जाता है। ओके, सो ये था आपका पूरा का पूरा थ्रेड मॉडल। नाउ लेट अस सी थ्रेड प्रायोरिटीज। तो थ्रेड प्रायोरिटीज के अंदर जो है आपके पास दो चीजें आ जाती हैं। थ्रेड्स जो है ना, देखो जावा में उनके पास प्रायोरिटी लेवल होते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया था 1 से 10 तक। तो 1 लोएस्ट होता है, 10 आपका हाईएस्ट होता है। तो सीपीयू जो है ना प्रेफरेंस देता है टू हायर प्रायोरिटी थ्रेड्स, बट ये भी गारंटी नहीं करता कि वो ऑलवेज उनको चूज करेगा। प्रायोरिटी उनकी ज्यादा है, लेकिन ये भी गारंटी नहीं है कि उनको ही चूज करने वाला है हाई प्रायोरिटी को पहले। ओके, तो ये आपको याद रखना है। तो सेट प्रायोरिटी जो है, सेट प्रायोरिटी के अंदर आप ये क्या करता है, सेट प्रायोरिटी कर रहा होता है। जैसे कि यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर मैं दे रही हूँ सेट प्रायोरिटी 1, ठीक है, तो ये आप एक ब्रैकेट समझो। तो सेट प्रायोरिटी 1 अगर मैंने दिया है, तो यहाँ पर मेरे थ्रेड की जो प्रायोरिटी है वो 1 को सेट हो जाती है। ओके, सिमिलर पैटर्न में गेट प्रायोरिटी करूंगी तो मेरे पास मेरे करंट प्रायोरिटी जो है मेरे थ्रेड की वो रिटर्न हो जाती है। जस्ट लाइक आपका एग्जाम का होता है, एग्जाम इन्विजिलेशन में आपका जो मतलब अर्जेंट थ्रेड्स होते हैं ना, वो सीपीयू अटेंशन पहले देता है। क्लियर? तो यहाँ पर बस उनका आपको याद रखना है। फाइन। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई हैं, और कुछ इसके अंदर ज्यादा है नहीं। ओके, तो बस सेट प्रायोरिटी गेट प्रायोरिटी आपको याद रखना है जब थ्रेड प्रायोरिटीज की आपकी बात होगी। फिर सिंक्रोनाइजेशन मैसेजिंग की बात करते हैं। तो सिंक्रोनाइजेशन मैसेजिंग में क्या होता है? सिंक्रोनाइजेशन पहले तो एक प्रोसेस है ऑफ इंश्योरिंग वन एक्सेस एट अ टाइम बाय वन थ्रेड। मतलब कि जब मल्टीपल थ्रेड्स जो है वो रिसोर्सेज शेयर कर रहे हैं। ओके, जैसे कि आपका कोई प्रिंटर हो जाए या बैंक अकाउंट की तरह बहुत सारे थ्रेड्स जो है रिसोर्सेज शेयर कर रहे हैं। तो इफ टू रिसोर्सेज दे एक्सेस द सेम डेटा एट द सेम टाइम, तो उस केस में आपके पास एरर्स आ सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। तो दैट इज वाई आपका सिंक्रोनाइजेशन इंपॉर्टेंट है। सिंक्रोनाइजेशन से क्या होता है? ये एक प्रोसेस है जो कि अलाउ करता है सिर्फ एक थ्रेड को टू एक्सेस अ रिसोर्स एट अ टाइम। एक टाइम पे एक ही रिसोर्स को जो है आपका एक थ्रेड एक्सेस कर सकता है। तो ये प्रोसेस कौन हैंडल करता है? दैट इज नथिंग बट योर सिंक्रोनाइजेशन। इससे आपकी जो डेटा इनकंसिस्टेंसी है वो अवॉइड हो जाती है, एंड डेटा कंसिस्टेंट रहता है। फाइन। सो यहाँ पर दो तरीके हैं, टू वेज टू अचीव सिंक्रोनाइजेशन। तो सबसे पहले आपका आता है यूजिंग सिंक्रोनाइजेशन मेथड एंड देन यूजिंग सिंक्रोनाइजेशन ब्लॉक। ठीक है, तो ये आपके दो तरीके हैं। अगर मेथड की बात करें तो यहाँ पर आप क्या करते हो, एंटायर मेथड को सिंक्रोनाइज बना देते हो। एंड ये सिंक्रोनाइज्ड कैसे बनाया जाता है? तो सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड का यूज करके बनाया जाता है। सारे के सारे लेटर्स आपके स्मॉल में होते हैं। सिंक्रोनाइज्ड, अगेन आई एम रिपीटिंग, इज द कीवर्ड जिसका यूज करके आप एंटायर मेथड को सिंक्रोनाइज्ड बना सकते हो। क्लियर? तो ये बेसिकली इजी टू अप्लाई है, एंड आप मतलब पूरे के पूरे मेथड को एक ही बार में लॉक कर सकते हो। ओके,
देन ब्लॉक्स की बात करें तो यहाँ पर आप एक क्रिटिकल सेक्शन को देखते हो एंड एक क्रिटिकल सेक्शन को लॉक करते हो, लेट से कोई पार्ट ऑफ कोड जो कि आपको उस पे प्रोटेक्शन अप्लाई करना है। सो इन दैट केस आप जो है यहाँ पर ये ब्लॉक्स वाला सिस्टम यूज करते हो एंड सेम चीजें हैं आपकी। फाइन। सो ये था सिंक्रोनाइजेशन मैसेजिंग। नाउ हाउ टू क्रिएट मल्टीपल थ्रेड मेथड्स। तो थ्रेड मेथड्स हम कैसे क्रिएट करेंगे, तो अभी इनमें से हमने काफी देखे भी हुए हैं। तो जैसे कि अभी ये इज अलाइव है, क्लियर, तो इज अलाइव को हमने देखा है। तो दिस मेथड इज यूज टू टेस्ट इफ द थ्रेड इज अलाइव, मतलब कि हम चेक करते हैं कि क्या हमारा जो थ्रेड है वो रन कर रहा है अभी इस वक्त, क्या करंटली रन कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो दैट वी सी इन बाय यूजिंग दिस अलाइव इज अलाइव मेथड। ओके, तो हमें इसकी जरूरत क्या है, सबसे पहले तो अ थ्रेड इज कंसीडर्ड अलाइव इफ इट हैज बीन स्टार्टेड यूजिंग द स्टार्ट मेथड। ये याद रखो कि वो जब स्टार्ट मेथड से स्टार्ट होगा तभी उसको अलाइव माना जाएगा। इट हैज नॉट येट टर्मिनेटेड। ओके, तो जो लाइफ साइकिल हमने देखी थी, तो लाइफ साइकिल में वो रनेबल और टर्मिनेटेड के बीच में होना चाहिए, दैट मीन्स रनिंग स्टेट में होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि जो थ्रेड है वो आपका अलाइव है। ओके, सो देयर इज अ ट्रांजिशनल पीरियड बिटवीन व्हेन अ थ्रेड फिनिशेस द एग्जीक्यूटिंग द रन मेथड एंड व्हेन इट कंप्लीटली स्टॉप्स, है ना। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब आपका रन मेथड जो है फिनिश हो जाता है तो थ्रेड जो है वो इंस्टेंटली डाई नहीं होता, है ना। ऐसा नहीं है कि रन मेथड आपका अभी अभी हो गया, जस्ट फिनिश हुआ एंड थ्रेड डाई हो गया, ऐसा नहीं होता, कुछ स्मॉल डिले होता है। तो अगर उस डिले में भी हमने इज अलाइव मेथड को जो है यहाँ पर चेक करा तो हमारे पास ट्रू रिटर्न होगा। तो इससे क्या होता है, हम चेक कर पाते हैं थ्रेड के स्टेटस को एट एनी मोमेंट। फाइन, सो आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। सो आफ्टर द रन मेथड कंप्लीट्स द थ्रेड डजंट स्टॉप, यही तो मैं अभी आपको बता रही थी, है ना। There is a short delay, okay, before it is marked as dead. So to check whether a thread has started or has terminated, हम is alive method का use करते हैं, ठीक है। So this method helps determine whether the thread is currently active or has completed the execution. तो क्या आपको समझ में आ गया है कि is alive method क्या है। तो कुछ भी नहीं है, ये जो है आप चेक करते हो इससे कि आपका जो थ्रेड है वो स्टिल रन कर रहा है या नहीं कर रहा है। एंड यहाँ पर तीन कंडीशंस हैं, ये तीन कंडीशंस हैं जिनको आपको याद रखना है कि अगर आपका थ्रेड अलाइव है, कब अलाइव होगा। एक तो पहली बात, उसको स्टार्ट मेथड से स्टार्ट होना पड़ेगा, वो आपका लाइक उसने फिनिश नहीं करी होनी चाहिए उसकी रनिंग। देन वो जो है आपके ट्रांजिशनल या फिर रनिंग स्टेट में होना चाहिए, जैसे यहाँ पर बात हो रही है। फिर यहाँ पर हमें इसकी जरूरत क्या है, इज अलाइव मेथड की। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो आपका थ्रेड है वो वर्क कर रहा है या नहीं, या फिर उसका वर्क कंप्लीट हो चुका है। तो जैसे ही आपका रन मेथड फिनिश हो जाता है तो थ्रेड एकदम से इंस्टेंटली जो है डाई नहीं होता, स्टॉप नहीं होता, वो स्मॉल डीले से जो है वो डाई होता है। और इज अलाइव की बात करें तो यहाँ पर मैंने जैसे बोला, तो इट इज ऑल्सो हेल्पिंग इन चेकिंग द थ्रेड स्टेटस, है ना। तो हमें स्टेटस पता चल जाता है थ्रेड का एट एनी मोमेंट। सो आई होप यू गॉट दिस। तो इसका देख लेते हैं कोड, बहुत सिंपल सा कोड है, ये आपको याद रखना है एंड ये आपको लिखने भी है ऑब्वियसली एग्जाम में, एंड इज अलाइव का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका होता है। तो यहाँ पर देखो मेरे पास क्या है, क्लास माई थ्रेड, एंड मैंने एक्सटेंड से क्या कर लिया, एक थ्रेड क्लास को क्या कर लिया है, यहाँ पर इनहेरिट कर लिया है। तो ये थ्रेड क्लास कौन सी है, ये वही बिल्ट इन थ्रेड क्लास है जिससे हम थ्रेड को यूज कर पाते हैं, ये याद रखना। तो जब भी हमें थ्रेड को यूज करना होता है, या तो हम एक्सटेंड्स का यूज करते हैं या तो हम इम्प्लीमेंट्स का यूज करते हैं, ये हमने अच्छे से पढ़ लिया है। ओके, नाउ दिस मेथड रन्स व्हेन द थ्रेड स्टार्ट्स। तो पहले तो जैसे ये पब्लिक वॉइड रन, तो ये ऐसे रन को आप यहाँ पर क्रिएट कर रहे होते हो। लेट से उसके अंदर मैंने जो है प्रिंट करवा दिया है थ्रेड स्टार्टेड। ओके, अब ट्राई कैच है मेरे पास। ट्राई कैच ब्लॉक में आपको पता है कि अगर मतलब ये होता है, उसके बाद अगर ये नहीं हो पाएगा तो आपका नेक्स्ट चीजें जो है वो रन होती हैं। तो यहाँ पर मैं थ्रेड डॉट स्लीप कर रही हूँ, मतलब कि अपने थ्रेड को टाइम्ड वेटिंग के अंदर डाल रही हूँ। तो जब मैं टाइम्ड वेटिंग में डालूंगी तो ऑब्वियसली ये रन हो जाएगा। कुछ केसेस में यहाँ पर इंटरप्ट आ सकते हैं, तो फॉर दैट केस हमने क्या कर दिया है, थ्रेड इंटरप्टेड प्रिंट करवा दिया। ओके, एंड मोस्टली ये जो है हमारा अभी रन नहीं होगा, हमारे लिए थ्रेड डॉट स्लीप रन होगा। एंड आफ्टर 300 मिली सेकेंड्स आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करवा दोगे थ्रेड फिनिश्ड। ओके, अब हम यहाँ पर मेन क्लास में क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पर माई थ्रेड T1, आपने माई थ्रेड करके इसका नाम रख दिया। क्लियर, माई थ्रेड T1 इज इक्वल टू न्यू आपका कीवर्ड है, एंड माई थ्रेड को आपने क्या कर दिया यहाँ पे
कॉल कर लिया, अगेन द सेम थिंग, ठीक है। फिर आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर दोनों भी मेथड को स्टार्ट कर रहे हो, तो टी1 डॉट स्टार्ट और टी2 डॉट स्टार्ट, क्लियर है। अब यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करके आप चेक कर रहे हो, जो टी1 डॉट स्टार्ट है क्या टी1 अलाइव है, प्लस आप टी1 डॉट इज अलाइव या ट्रू फॉल्स वो आप यहाँ पर प्रिंट कराओगे, एंड सिमिलरली टी2 के लिए। तो मुझे बताओ यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहले टी1 और टी2 को कॉल हुआ, तो जब टी1 को कॉल हुआ तो सबसे पहले जाके थ्रेड स्टार्टेड आ गया, एंड जब टी2 को कॉल हुआ तो फिर मतलब थ्रेड स्टार्टेड, ये दोनों एक साथ रन हो जाएंगे। अब क्योंकि एक साथ रन क्यों हो रहे हैं कि जब तक अपने ये वाले थ्रेड ने आगे तक गया, लाइक यहाँ पर थ्रेड डॉट स्लीप 3 मिली सेकेंड्स का गैप हो गया ना, तो जब तक हमारा प्रोसेसर यहाँ पर स्टॉप नहीं होता, हमारा प्रोसेसर आगे वाले जो इंस्ट्रक्शन है उनको एग्जीक्यूट करने चला जाता है। तो आगे वाले इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है आपका ये क्लियर टी2 वाला, तो इसीलिए आपका थ्रेड स्टार्टेड दूसरा वाले का भी प्रिंट हो गया। एंड इन नाउ अब यहाँ पर आपने जब इनको स्टार्ट कर दिया, दोनों को स्टार्ट कर दिया है, सो इन दैट पर्टिकुलर केस अब आप चेक कर रहे हो क्या ये अलाइव है, तो अभी दोनों भी इस केस में अलाइव हो जाएंगे 300 मिली सेकेंड्स के अंदर, एंड एट लास्ट आपके पास दोनों के लिए प्रिंट हो जाएगा थ्रेड फिनिश्ड। तो ऐसे आपका वर्क करता है इज अलाइव मेथड। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है। ओके, सो दिस वाज द सिंपल प्रोग्राम फॉर इज अलाइव। अब ज्वाइन मेथड की अगर बात करें तो ज्वाइन मेथड क्या है, ज्वाइन मेथड इज यूज टू मेक वन थ्रेड वेट फॉर द कंप्लीशन फॉर अनदर थ्रेड। तो इसके लिए आपको मेरे फ्रेंड वाला एग्जांपल याद रखना है, ठीक है। तो जो मैंने आपको बोला कि आपका फ्रेंड जो है थोड़ा भी आगे चला जाए तो आपको लगता है कि अरे रुक रुक मैं भी आऊंगा, वहां तक आपको वेट करना है ना। सो ऐसे आपका ज्वाइन मेथड रन करता है। ज्वाइन मेथड क्यों यूज किया जाता है, जब आपका एक थ्रेड जो है उसको वेट करना होता है दूसरे थ्रेड के काम के लिए टू फिनिश इट। ओके, सो व्हेन जॉइन इज कॉल्ड ऑन अ थ्रेड, अब ये जब जॉइन मेथड को हम कॉल करते हैं तो क्या होता है, तो करंट थ्रेड जो है वो पॉज हो जाता है उसका एग्जीक्यूशन। ओके, इट वेट्स अंटिल द थ्रेड ऑन विच द जॉइन वाज कॉल्ड इज नो लॉन्गर अलाइव। मतलब कि आपका एक थ्रेड जो है वो चल रहा है, अब उस थ्रेड के चलते ही आपके पास बीच में आ गया जॉइन मेथड, तो जॉइन मेथड में आपका ये वाला जो था मतलब थ्रेड है वो पॉज हो जाता है, एंड अब इस जॉइन में जो थ्रेड आपका था वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाता है, एंड जब तक वो आपका पूरा रन नहीं हो जाता तब तक आपका ये वाला जो थ्रेड है वो पॉज रहता है, एंड जब तक ये आपका फॉल्स नहीं हो जाता, फॉल्स मतलब इज अलाइव वाला जो फंक्शन है इसका फॉल्स नहीं हो जाता, मतलब कि ये स्टॉप हो जाता है, फिनिश्ड इसका एग्जीक्यूशन हो जाता है। सो आफ्टर दैट आपका जो करंट थ्रेड है वो स्टार्ट करता है। तो ये ज्वाइन मेथड की खासियत है। ओके, इट इज कॉमनली यूज टू एंश्योर अ थ्रेड फिनिशेस बिफोर मूविंग फॉरवर्ड इन द करंट थ्रेड, है ना। तो आगे जाने से पहले एक जो थ्रेड है वो आगे जाने से पहले दूसरा थ्रेड अगर आपको फिनिश करवाना है, सो फॉर इन दैट पर्टिकुलर केस ज्वाइन मेथड यूज होता है। द ज्वाइन रिफ्लेक्ट्स द आइडिया दैट द कॉलिंग थ्रेड वेट्स फॉर अनदर थ्रेड टू ज्वाइन बैक, है ना, ज्वाइन बैक करने के लिए। फिर आपके यहाँ पर जो है जब आप इन सबको रन कर लोगे तो दे विल बी ऑन द सेम स्टेज, दोनों भी थ्रेड्स आपके सेम स्टेज पे होते हैं, सो इसीलिए इनको बोला जाता है कि इस केस में ये ज्वाइंट है ना। There are overloaded versions of join that allow specifying a maximum time limit, है ना, आप maximum time limit दे सकते हो join method की। Then this lets the current thread wait only for a specific duration even if the other thread hasn't finished, है ना। तो एक specific duration भी यहाँ पर हम बता सकते हैं। So I hope आपको join method भी easily समझ में आ गया है। कुछ भी नहीं है इसके अंदर, आपको कुछ नहीं है, आपका जो एक थ्रेड है वो वेट कर रहा है, एंड वो तब तक वेट करेगा जब तक ज्वाइन मेथड में जो थ्रेड आ गया है वो उसका एग्जीक्यूशन फिनिश नहीं हो जाता, एंड इन दैट केस आपके दोनों भी थ्रेड सेम पॉइंट ऑफ एक्शन पे होते हैं। नाउ ये आपका कोड है फॉर ज्वाइन, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो आपके पास अगेन आपने क्या कर लिया है, थ्रेड क्लास को यहाँ पर इनहेरिट कर लिया है। अगेन आपने रन मेथड के अंदर क्या कर रहे हो, आप फॉर लूप लगा दिए हो i1 से लेके i लेस देन इक्वल टू 3 तक, एंड आप प्रिंट करवा रहे हो चाइल्ड थ्रेड एंड i, ठीक है। तो चाइल्ड थ्रेड कोलन i यानी कि 1 2 3 आपका प्रिंट होगा। अब यहाँ पर आपने ट्राई कैच के अंदर थ्रेड डॉट स्लीप कर दिया है फॉर 5 मिली सेकेंड्स, ठीक है। 5 मिली सेकेंड मतलब कि हाफ आपका सेकेंड होता है, 0.5 सेकेंड्स होते हैं, एंड अगर ये नहीं हुआ तो चाइल्ड थ्रेड इंटरप्टेड, बट ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। मोस्टली मतलब अगर हम केस अपने केस में कंसीडर करें। नाउ यहाँ पर मेन फंक्शन में आके देखें तो माई थ्रेड टी हमने क्रिएट करा है, एंड उसमें न्यू हमने माई थ्रेड क्रिएट करा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऐसे क्रिएट करते हो अपना थ्रेड, ये याद रखो, आप कोई भी नाम दे सकते हो अपने थ्रेड को, फाइन।
अब हम यहाँ पर टी डॉट स्टार्ट कर रहे हैं, तो मतलब हमने अपने थ्रेड को कर दिया यहाँ पे स्टार्ट। अब हम हमारे ट्राई मेथड के अंदर आके देख रहे हैं कि टी डॉट ज्वाइन कर दो। ठीक है, टी डॉट ज्वाइन कर दो मतलब मेन थ्रेड क्या कर रहा है, वेट कर रहा है अंटिल आपका जो चाइल्ड थ्रेड है वो फिनिश नहीं हो गया है। क्लियर। एंड यहाँ पर आपके पास क्या है, कैच के अंदर मेन थ्रेड इंटरप्टेड है, तो बेसिकली ये इतना ज्यादा नहीं होगा ना। यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के अंदर आप डायरेक्टली ये जब रन हो जाएगा तो आप यहाँ पर दिखा दोगे कि आपका जो थ्रेड है वो फिनिश हो गया है। फाइन। तो इस केस में क्या होगा, बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पर आपके पास सबसे पहले जब आपने ये लूप चलाया, अब जब मेन थ्रेड में आके आपने क्या किया, स्टार्ट किया, तो ऑब्वियसली ये लूप रन होगा, तो 1 2 3 आपके हो जाएंगे। ओके, अब आपके 5 सेकेंड्स या 5 मिली सेकेंड्स जब आपके हो जाएंगे तो आपका जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेन थ्रेड फिनिश्ड ये प्रिंट होके आ जाएगा। तो कुछ नहीं, टी डॉट ज्वाइन है, यहाँ पर ये मेन थ्रेड है, ये क्या है आपका मेन थ्रेड है, और ये वेट कर रहा है कब आपका जो चाइल्ड थ्रेड है, मतलब 1 के बाद 2 का, 2 के बाद 3 का, है ना, वो जो है आपका जो 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद क्या हो रहा है, 5 मिली सेकेंड्स का गैप आ रहा है। तो उस केस में आपका 1 जो है 1 वहीं पे रुक जाता है एंड 2 एग्जीक्यूट होने चला जाता है, फिर 3 वहीं पे रुक, मतलब आप समझ पा रहे हो ज्वाइन मेथड को हमने कैसे यहाँ पर एग्जीक्यूट किया है। फाइन। तो बस ये एग्जांपल आप याद रख सकते हो, ट्राई कैच में लिखना इज अ गुड थिंग। ओके, आप इसको ऐसे ही एज इट इज ये कोड आप एग्जाम में लिख सकते हो। फाइन। नाउ वेब एप्लीकेशंस देखते हैं इन जावा। तो फीचर्स ऑफ जावास्क्रिप्ट पर आ जाते हैं। तो जावास्क्रिप्ट क्या है, पहली बात तो मे बी आई होप कि आप लोगों ने जो है जावास्क्रिप्ट कर ली होगी मोस्ट ऑफ द, या फिर बेसिक आपने जावास्क्रिप्ट का कर लिया होगा अगर आप वेब डेवलपमेंट कर रहे हो तो जावास्क्रिप्ट क्या होती है, आपका हार्ट होता है वेब इंटरएक्टिविटी का। तो यहाँ से हम जो है स्टैटिक पेजेस को डायनामिक बना पाते हैं, इंटरैक्टिव बना पाते हैं। एंड ये बहुत एसेंशियल है कि आपका जो वेब ऐप होगा वो आप जावास्क्रिप्ट उसके अंदर आप यूज करो। सो इन दैट पर्टिकुलर केस आप जावास्क्रिप्ट का यूज करते हो। तो सबसे पहले इसके फीचर्स की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो यू हैव ब्राउजर सपोर्ट। ब्राउजर सपोर्ट मतलब कि आपका जावास्क्रिप्ट हर मॉडर्न ब्राउजर्स पे वर्क करता है, मे बी आपका क्रोम हो, फायरफॉक्स हो, एज हो, या फिर सफारी एंड ऑल, इनमें सब पे आपका जो जावास्क्रिप्ट है वो रन कर पाता है। तो ये ब्राउजर सपोर्ट है इसका। एंड इसको आपको कहीं से एक्स्ट्रा टूल से इंस्टॉल वगैरह नहीं करना होता है, जस्ट राइट एंड रन। ओके, फिर आपके पास आता है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग सिंटैक्स, मतलब कि ये क्लीन और रीडेबल कोडिंग रूल्स को फॉलो करता है। अगर आपने पढ़ा होगा तो सिंपल इफ एल्स के स्विच लूप्स फंक्शंस वगैरह यही आप जावास्क्रिप्ट में यूज करते हो। देन डायनामिक टाइपिंग, मतलब कि यहाँ पर आपको डेटा टाइप्स को डिफाइन नहीं करना होता, जैसे कि इंटीजर, स्ट्रिंग एंड ऑल, इनको आप डिफाइन नहीं करते हो। यू कैन डायरेक्टली स्टोर एनी टाइप ऑफ वैल्यू इन अ वेरिएबल, है ना, जैसे हम पाइथन में डिफाइन नहीं करते लेट एक्स इक्वल टू 10 कर देते हैं डायरेक्टली, तो ऐसे आप करते हो। एंड याद रखो इंट वगैरह स्ट्रिंग वगैरह आप नहीं यूज करते, आप क्या यूज करते हो, लेट का यूज करते हो। ओके, जावास्क्रिप्ट में। फिर रन टाइम इवेल्युएशन के अंदर क्या होता है, जो कोड है आपका दैट कैन बी इवेल्युएटेड एंड एग्जीक्यूटेड एट रन टाइम, है ना, तो इसके लिए आप EVAL ये फंक्शन का यूज करते हो टू अलाउ डायनामिक कोड एग्जीक्यूशन। ओके, तो यहाँ पर मतलब कि रन टाइम इवेल्युएशन भी पॉसिबल है। फिर सपोर्ट फॉर ऑब्जेक्ट, मतलब कि जावास्क्रिप्ट के अंदर बहुत ज्यादा ऑब्जेक्ट्स का यूज होता है। क्लियर। तो जो ऑब्जेक्ट्स ओरिएंटेड स्टाइल है वो जावास्क्रिप्ट सपोर्ट करता है। एंड आप कितने भी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो, एंड मतलब आपका जो कोड है उससे ऑर्गेनाइज्ड रहता है। फाइन। फिर रेगुलर एक्सप्रेशन है आपके पास, तो यहाँ पे आप क्या कर पाते हो, एक पैटर्न मैच कर पाते हो, वैलिडेशन सर्च कर पाते हो स्ट्रिंग्स वगैरह का, है ना। तो यहाँ पर ये पैटर्न्स मैचिंग के लिए, वैलिडेशन के लिए आपके रेगुलर एक्सप्रेशंस में जावास्क्रिप्ट इज गुड इनफ। ओके, देन यू हैव लास्ट फंक्शनल प्रोग्रामिंग। तो बहुत सारी चीजें आपकी एज अ फंक्शन, एज अ फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट ट्रीट करी जाती हैं जावास्क्रिप्ट में, है ना। तो इसलिए इसको फंक्शन प्रोग्रामिंग बोला जा रहा है, क्योंकि आप स्टोर कर पाते हो फंक्शन को, एक वेरिएबल में भी स्टोर कर पाते हो, आप पास कर पाते हो मतलब उनको आर्ग्यूमेंट्स में। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी जब आपने जावास्क्रिप्ट थोड़ी बहुत करी होगी, तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी, है ना। तो जो जावास्क्रिप्ट है बेसिकली ये बहुत ही पावरफुल है और एसेंशियल मतलब है, ताकि आप एक वेब एप्लीकेशन को एक इंटरैक्टिव और यूजर फ्रेंडली मतलब मैनर में कन्वर्ट कर पाओ। ओके, सो दीज आर द फीचर्स ऑफ योर जावास्क्रिप्ट, आप याद रख सकते हो। ब्राउजर सपोर्ट, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग सिंटैक्स, डायनामिक टाइपिंग, रन
टाइम इवेल्युएशन, सपोर्ट फॉर ऑब्जेक्ट, रेगुलर एक्सप्रेशन एंड फंक्शन प्रोग्रामिंग। ओके, अब HTML के अंदर जब हमें जावास्क्रिप्ट को एम्बेड करना होता है तो हमें पता है कितना सिंपल है ना। हमारी बॉडी टैग के ही अंदर हम क्या करते हैं, स्क्रिप्ट टैग बनाते हैं ना। ये स्क्रिप्ट टैग हमने बनाया, उसके बाद हम यहाँ पर टाइप चाहो तो जावास्क्रिप्ट दे सकते हो या फिर सिंपल SRC सोर्स करते हो आप, है ना, SRC अगर आपने किया होगा तो यहाँ पर आप स्क्रिप्ट के अंदर, ये स्क्रिप्ट के अंदर आप सोर्स लिखते हो एंड बस आप क्या कर देते हो, अपनी फाइल का नाम दे देते हो जो आपकी .js फाइल है। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि आप कैसे सिंटैक्स आपको दिखाना होगा, जावास्क्रिप्ट आप कैसे यूज करते हो। सिंपल एग्जांपल देख लो अपने जावास्क्रिप्ट का। ये डॉक टाइप आपने HTML, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका HTML जो है ये तो आपका बॉयलर प्लेट कोड हो गया, यहाँ पर ये HTML आपका है। अब यहाँ पर देखो तो ये बॉडी टैग है ना, कहाँ से शुरू हो रहा है बॉडी टैग, यहाँ पे ये छोटू सा बॉडी टैग है, यहाँ पर ये हेड है। अब आप चाहो तो हेड में भी जो है स्क्रिप्ट को ऐड कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर ये स्क्रिप्ट में ऐड कर दिया है डॉक्यूमेंट डॉट राइट एंड वेलकम टू जावा पॉइंट, है ना। मोस्टली हम क्या करते हैं, हम स्क्रिप्ट डॉट जेएस करके एक अलग ही फाइल क्रिएट करते हैं एंड फिर उसके अंदर हम क्या करते हैं, बॉडी टैग में आके स्क्रिप्ट के अंदर फिर सोर्स हम दे देते हैं एंड उस फाइल की लिंक दे देते हैं। बट आप चाहो तो जावास्क्रिप्ट को सेम HTML फाइल के अंदर भी लिख सकते हो, जस्ट स्क्रिप्ट टैग का यूज करके इनसाइड योर हेड टैग। ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे जो वेब पेज है उसका जो टाइटल हमने दिया हुआ है जावास्क्रिप्ट इन हेड फंक्शन दिया हुआ है, सेक्शन दिया हुआ है एंड यहाँ पर आपका सारा कोड होगा, देखो यहाँ पे स्क्रिप्ट के अंदर, है ना। तो ये जो वेलकम डॉट जावा पॉइंट है ये कैसे होगा, सिंपल डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट हम यूज करते हैं तो बहुत ईजी है इसको समझना एंड बाकी ये पैराग्राफ है। तो इससे कैसे आपके पास आएगा, पहले तो ये आपका प्रिंट होगा एंड देन ये पैराग्राफ आपका प्रिंट हो जाएगा, है ना। तो ये सिंपल सा आपका था, बहुत ज्यादा सिंपल सा था, तो इसको आप अच्छे से समझ पाओगे। फाइन, तो हेड का जो था बस बेसिकली वो आपका यहाँ पर दिख रहा है आपको हेड के अंदर एंड देन डॉक्यूमेंट डॉट राइट में हमने क्या कर दिया, हमारे पास जो जावा स्क्रिप्ट इन हेड सेक्शन था उसको हमने यहाँ पर वेलकम डॉट जावा पॉइंट कर दिया। फाइन, सो दिस इज द थिंग। ओके, आई होप यू गॉट द पॉइंट। नाउ पॉपअप बॉक्स के बारे में अगर बात करें तो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ जावास्क्रिप्ट इज इट्स इंटरैक्टिविटी विद द यूजर। ऑब्वियसली जावास्क्रिप्ट को यूज ही क्यों किया जाता है, ताकि वो यूजर से इंटरैक्टिविटी जो है वो आपकी देखी जाए, वो आपकी इंश्योर करी जाए। तो जावास्क्रिप्ट के पास तीन टाइप्स के पॉपअप बॉक्स होते हैं। तो पॉपअप बॉक्स आपको पता है ना, पॉपअप बॉक्स जब हम वेबसाइट्स के अंदर, एप्स के अंदर जब फॉर्म वगैरह फिल करते हैं तो काफी सारी चीजें हमारी पॉपअप बॉक्सेस से हो रही होती हैं। तो जावास्क्रिप्ट 3 पॉपअप बॉक्सेस प्रोवाइड करता है। तो बहुत सिंपल है, देखो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास आता है अलर्ट बॉक्स, कंफर्म बॉक्स एंड देन थर्ड आपका प्रॉम्प्ट बॉक्स होता है। तो बेसिकली जो आपका यहाँ पे एक एक करके हम समझते हैं। तो अलर्ट बॉक्स जो है, अलर्ट बॉक्स क्या है, इट इज यूज्ड व्हेन यू वांट टू एंश्योर दैट द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इज शोन टू द यूजर, है ना। मतलब आपको कोई भी एक इंपॉर्टेंट मैसेज है जो कि आपको यूजर को स्क्रीन पे दिखाना है, तो फॉर दैट केस आप क्या करते हो, अलर्ट बॉक्स का यूज करते हो। और जब आपका अलर्ट पॉपअप होता है तो यूजर को ओके पे क्लिक करना चाहिए, है ना। ओके पे क्लिक करेगा यूजर तभी वो कंटिन्यू कर पाएगा। तो ओके पे क्लिक करना मतलब क्या हो जाता है, हम लोग इंश्योर, मतलब इसमें यहाँ पर मतलब ये बोला जा रहा है, ये समझा जा रहा है कि जो यूजर है उसने वो मैसेज को पढ़ लिया है। ओके, सो फॉर दैट पर्पस यहाँ पर देखो वही लिखा है, व्हेन एन अलर्ट बॉक्स अपीयर्स, तो जो यूजर है उसको ओके पे क्लिक करना चाहिए टू प्रोसीड एंड इट इज कॉमनली यूज टू डिस्प्ले वार्निंग्स या फिर मैसेजेस। तो अलर्ट बॉक्स का हम यूज कैसे करते हैं, आप सिंटैक्स देख सकते हो, विंडो, विंडो डॉट अलर्ट अलर्ट। अब ये जो विंडो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट होती है आपके जावास्क्रिप्ट की, है ना। ये आपके जावास्क्रिप्ट में प्रेजेंट ही होती है। तो यहाँ पर सिंपल हम उसी से डील करके बता रहे हैं। तो विंडो डॉट अलर्ट हमने सम टेक्स्ट कर दिया, तो विंडो डॉट अलर्ट के अंदर आपके पास कोई भी टेक्स्ट आ सकता है। ओके, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल में आप देख सकते हो, दिस इज एन अलर्ट मैसेज। तो विंडो डॉट अलर्ट करके अगर मैं अलर्ट मैसेज दिखाऊंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अलर्ट प्रिंट होके आ जाएगा। ओके, अभी मैं चाहती तो मैं आपको दिखा सकती थी ये सब कोड भी करके एंड ऑल, लेकिन अभी टाइम हमारे पास कम है फॉर PPL एग्जाम एंड आई होप सो कि आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट तो करी हुई होगी, नहीं भी करी है तो ये चीज इतनी सिंपल है कि आप बहुत इजीली इसको समझ पाओगे। ओके, तो यहाँ पर आप चाहो तो खुद से रन करके देख सकते हो इसको, HTML जावास्क्रिप्ट अपनी फाइल्स बना के, फोल्डर्स बना के एंड देन उसको रन करके देख सकते हो कंसोल में जाके डायरेक्टली। अगर आपने विंडो डॉट अलर्ट एंड देन ये आपने दिस इज एन अलर्ट मैसेज लिख दिया तो फिर आपके पास एक अलर्ट आएगा एंड देन आपको ओके कंटिन्यू करना होगा।
फॉर प्रोसीडिंग। ओके, सो दिस इज द थिंग अलर्ट का। तो देखो यहाँ पर एग्जाम्पल कैसा है, तो यहाँ पर तो चलो ये तो आपकी पूरा का पूरा HTML टैग है, फिर उसमें हेड में हमने क्या दिया हुआ है, टाइटल दिया हुआ है जावास्क्रिप्ट अलर्ट बॉक्स एग्जाम्पल, फाइन। अब H2 हेडिंग हमने दी है क्या, जावास्क्रिप्ट अलर्ट, एंड हम बटन टू ट्रिगर द अलर्ट। अब हमने एक बटन क्रिएट करा है, बटन क्रिएट करा है, एंड उसमें हम ऑन क्लिक फंक्शन दे रहे हैं, माई फंक्शन। ओके, ऑन क्लिक फंक्शन क्या दे रहे हैं हम लोग, माई फंक्शन, हम ऑन क्लिक फंक्शन दे रहे हैं। ओके, एंड उसमें लिखा हुआ है बटन का नाम है ट्राई इट। अब हमने यहाँ पर क्या किया है, ये स्क्रिप्ट टैग है। ओके, अब देखो ये स्क्रिप्ट टैग इस केस में आपके बॉडी टैग में लिखा हुआ है। अब चाहो तो बॉडी में लिखो या फिर आप हेड में लिखो, जैसे कि यहाँ पर हेड में लिखा हुआ था, तो आप चाहो तो कैसे भी लिख सकते हो, लेकिन माय सजेशन इज दैट कि आप बॉडी टैग के एंड में स्क्रिप्ट टैग को इंक्लूड करो। ओके, बॉडी टैग के एंड में आप स्क्रिप्ट टैग को इंक्लूड करो। तो जैसे कि यहाँ पर ये माय फंक्शन है, तो इस माय फंक्शन को हमने यहाँ पर जो है स्क्रिप्ट टैग के अंदर आके यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। जैसे अभी हमने बात की कि आपका जावास्क्रिप्ट एक फंक्शन प्रोग्रामिंग है, तो फंक्शन आपके यहाँ पर ज्यादा यूज होते हैं। तो देखो यहाँ पे फंक्शन और माय फंक्शन मैंने इसका नाम दिया, एंड मेरा अलर्ट आ गया इसमें, एंड मैंने लाइक अलर्ट मैं यहाँ पर देना चाह रही हूँ, तो आई एम एन अलर्ट बॉक्स, ये मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। तो जब मेरा यहाँ पर ये फंक्शन माय फंक्शन जो है वो कॉल होगा, तो इस केस में जब ये यहाँ पर कोई यूजर ट्राई इट बटन को क्लिक करेगा, तो मेरा माय फंक्शन जो है वो यहाँ पर एग्जीक्यूट होने चला जाएगा। तो मेरे पास जो है ना ऊपर ऐसे अलर्ट बॉक्स आएगा, एंड उस अलर्ट बॉक्स में लिख के आएगा आई एम एन अलर्ट बॉक्स, है ना, आई एम एन अलर्ट बॉक्स, एंड यहाँ पर ओके बटन आ जाएगा। ओके, तो जब आप ओके पे क्लिक करोगे, सो इन दैट केस आपका जो पॉपअप है वो चला जाएगा। तो ये अलर्ट बॉक्स होता है। अब कंफर्म बॉक्स क्या होता है, तो कंफर्म बॉक्स को देख लें। तो कंफर्म बॉक्स इज यूज्ड व्हेन यू वांट द यूजर टू वेरीफाई और एक्सेप्ट समथिंग। तो यहाँ पर आपको वेरीफाई करवाना है या फिर एक्सेप्ट करवाना है यूजर से, तो फॉर दैट पर्पस कंफर्म बॉक्स यूज होता है। इट इज कॉमनली यूज फॉर कंफर्मिंग एक्शंस लाइक डिलीटिंग डेटा और सबमिटिंग अ फॉर्म, है ना। जब आप देखो कभी कभी आपको कोई आप बहुत बड़ा फाइल या डिलीट कर रहे हो, तो आपके पास पॉपअप आता है कि क्या आपको सच में इसको डिलीट करना है। सो यहाँ पर आपको ये करना होता है। और जब आप फॉर्म को सबमिट करते हो, तो आपके पास काफी सारे आते हैं, डू यू वांट टू सबमिट इट, काफी सारी जगह पे हमारे पास आता है डू यू वांट टू कंटिन्यू। तो ये सारे आपके क्या होते हैं, कंफर्म बॉक्सेस होते हैं। कंफर्म बॉक्स के हेल्प से क्रिएट करे गए आपके अलर्ट्स होते हैं वेरिफिकेशन के लिए। सो यहाँ पर बिहेवियर क्या होता है, जब आपका कंफर्म बॉक्स अपीयर होता है, तो जो यूजर है उसको दो चीजों के बीच में चूज करना होता है, जैसे ओके और कैंसिल। हमारे अलर्ट में सिर्फ और सिर्फ ओके ही बटन था, क्योंकि वो सिर्फ एक मैसेज था, हमारे यूजर को बस उसको रीड करना है और ओके कर देना है, उसमें हम कुछ कैंसिल वाली चीज नहीं देते थे। बट कंफर्म बॉक्स में हमारे पास ओके के साथ कैंसिल भी आ जाता है। तो ओके होता है फॉर कंफर्मिंग, कैंसिल होता है टू डिक्लाइन। ओके, तो बेस्ड ऑन योर यूजर्स एक्शन, अगर आपने ओके प्रिंट किया है तो हम ट्रू रिटर्न करते हैं, एंड कैंसिल तो हम फॉल्स रिटर्न करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सिंटैक्स होता है वो विंडो डॉट कन्फर्म। अब ये कन्फर्म आप कहीं पे भी कर सकते हो, किसी भी फंक्शन के लिए कर सकते हो, यहाँ पर सिंटैक्स के लिए आप विंडो यूज कर सकते हो। तो एग्जाम्पल में देखो हमने एक वेरिएबल में विंडो डॉट कन्फर्म डू यू वांट टू कंटिन्यू जो है यहाँ पर स्टोर कर लिया है। तो आई होप कि कन्फर्म बॉक्स आपको समझ में आ गया। जस्ट ओके और कैंसिल आपको याद रखना है। एग्जाम्पल देख लो कन्फर्म बॉक्स का। यहाँ पर आपके पास HTML टैग है, बॉडी टैग में आपने सिंपल कंफर्म बॉक्स लिखा हुआ है। बटन के अंदर आपने क्या किया, एक बटन क्रिएट करा है क्लिक मी नाम का, इसमें आपने ऑन क्लिक फंक्शन यहाँ पर दे दिया है शो कंफर्म। अब इस शो कंफर्म को जाके हम लोग स्क्रिप्ट टैग के अंदर जो है मतलब डिफाइन कर रहे होंगे, तो यह है आपकी स्क्रिप्ट टैग। ओके, तो इसमें फंक्शन है मेरा शो कंफर्म। ओके, अब यहाँ पर मैं देख रही हूँ इफ कंफर्म। अब यहाँ पर ये यूज हुआ है आपका कंफर्म बॉक्स, समझ में आ रही है बात, तो ऐसे आप यूज करते हो। तो इफ, अब यहाँ पर कंफर्म मैं देख रही हूँ आर यू श्योर, तो यहाँ पर अलर्ट के अंदर ये यहाँ पर भी देखो कंफर्म के अंदर अलर्ट यूज हो रहा है, समझ में आ रही है बात। तो अलर्ट आपके दो बटन क्रिएट करेगा, ओके और कैंसिल। तो अलर्ट के अंदर यू क्लिक ओके, एंड अलर्ट के अंदर अगर ओके पे क्लिक नहीं किया, कुछ और बटन पे आपने क्लिक किया है, तो अलर्ट यू क्लिक कैंसिल। ओके, तो आप ऐसे जो है डिफाइन कर सकते हो कंफर्म बॉक्स को। एंड मैंने ये जो प्रोग्राम्स हैं ये आपको इसीलिए दिखाए ताकि आप एग्जाम में लिख पाओ। ओके, तो प्लीज ट्राई टू राइट एज मच एग्जाम्पल्स यू कैन। अब प्रॉम्प्ट बॉक्स की अगर बात करें, तो दिस इज यूज टू गेट इनपुट फ्रॉम द यूजर बिफोर प्रोसीडिंग, है ना। अगर आपको आगे बढ़ना है लेकिन कंटिन्यू करने के लिए कुछ इनपुट चाहिए हमें, है ना, यूजर से कोई इनपुट चाहिए, सो इन दैट पर्टिकुलर केस आप क्या करते हो, प्रॉम्प्ट बॉक्स का यूज करते हो। प्रॉम्प्ट पता है ना, प्रॉम्प्ट मतलब कि आपके जो ऊपर जैसे अलर्ट आता है ना वैसे ही ऊपर आता है। जस्ट यहाँ पर आप क्या कर पाते हो, लेट्स से व्हाट्स योर नेम, तो यहाँ पर आपने अपना नाम डाल दिया, ओके कर
दिया तो यहाँ पर आपका प्रॉम्प्ट बॉक्स का काम जो है वो कवर हो जाता है। तो मतलब आप इनपुट दे पाते हो अलर्ट्स, जैसे ऊपर अलर्ट्स आता है ना सिमिलर पैटर्न में वैसे। तो दिस शोज अ पॉपअप विद अ मैसेज, है ना। तो मैंने जैसे बताया ऊपर आपको अलर्ट की तरह पॉपअप मैसेज आता है, इनपुट फील्ड आती है एंड उसके अंदर ओके और कैंसिल बटन्स भी आते हैं। तो रिटर्न्स इनपुट वैल्यू इफ ओके इज चेक्ड एंड रिटर्न्स नल इफ द कैंसिल इज क्लिक्ड। ओके, अब इसका सिंटैक्स क्या होता है, विंडो डॉट प्रॉम्प्ट। तो सिंपल आप याद रख सकते हो, ये आपका प्रॉम्प्ट होता है। ओके, यहाँ पर आपका कुछ टेक्स्ट है, चाहो तो आप कोई डिफॉल्ट टेक्स्ट भी यहाँ पर प्रिंट करवा सकते हो। तो सम टेक्स्ट आपका मैसेज है एंड डिफॉल्ट टेक्स्ट आपका प्री फिल्ड इनपुट है। ओके, कॉमनली इसको यूज करते हैं टू आस्क फॉर यूजर इनपुट, जैसे मैंने अभी आपको बताया नेम या फिर ईमेल। तो आई होप आपको समझ में आ गया। प्रॉम्प्ट बॉक्स बहुत ज्यादा सिंपल है, बस प्रॉम्प्ट फंक्शन इसके अंदर आपको याद रखना है। ओके, सो यहाँ पर ये इसका एग्जांपल है, देखो यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग के अंदर ये आके देख लेते हैं। आस्क नेम करके हमने क्रिएट किया है, तो एक वेरिएबल नेम के अंदर देखो हम कभी भी हमने ऊपर पॉपअप मैसेज में तो इनपुट ले लिया, अब वो जो इनपुट लिया है हमने यूजर से वो हमें कहीं स्टोर भी तो करना होगा। तो स्टोर करने के लिए हम यहाँ पर वेरिएबल का यूज करते हैं। जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल var से आप जो है डिफाइन कर सकते हो या फिर लेट से भी आप डिफाइन कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर प्रॉम्प्ट है व्हाट इज योर नेम। ओके, व्हाट इज योर नेम, तो यहाँ पर ये प्रॉम्प्ट हमारे पास पॉपअप मैसेज में आएगा एंड देन यहाँ पर हम अलर्ट प्रिंट करवा देंगे इसके बाद, है ना। मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, हम सिंपल अलर्ट को प्रिंट करवा रहे हैं ऊपर ही पॉप बॉक्स के अंदर। तो यहाँ पर अलर्ट के में हेलो, यहाँ पर जो नेम के अंदर आया लेट से हुजैफा, मैंने क्या किया, हुजैफा प्रिंट करवा दिया मेरा नाम। तो हेलो कॉमा करके मेरा जो मैंने नाम अभी यहाँ पर प्रिंट कराया था वो मेरे नेम वेरिएबल में स्टोर है, तो वो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा, प्लस मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्सक्लेमेटरी मार्क आ जाएगा। तो ऐसे मेरे पास प्रिंट हो जाएगा, अलर्ट में प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो प्रॉम्प्ट से हमने क्या किया, सिंपल हमने प्रॉम्प्ट करवाया। ठीक है, अब वापस देख लो कंफर्म बॉक्स में भी हमने क्या किया था, आर यू श्योर, अगर ओके हमारा मतलब क्लिक होता है तो इन दैट केस हमने अलर्ट में क्या प्रिंट करवा दिया, यू क्लिक्ड ओके। एंड यहाँ पर क्या, अगर क्लिक्ड ओके नहीं किया है तो बेसिकली हमने प्रिंट करवा दिया यू क्लिक्ड कैंसिल। तो ये प्रिंट कहाँ पे होता है, ये प्रिंट आपके पॉपअप में ही होता है। पहले आपका ये कंफर्म बॉक्स आएगा एंड उसके बाद जब आप जो बटन क्लिक करोगे उस हिसाब से यहाँ पर अलर्ट आएगा। क्लियर, सो आई होप यू गॉट दिस। यहाँ पर ये तीनों भी आपके बॉक्सेस थे। नाउ लेट अस सी फॉर्म डिजाइन। तो ये फॉर्म डिजाइंस भी बहुत सिंपल है, आपने काफी बार यूज करे होंगे वेब डेवलपमेंट में। तो देखो आपके पास फॉर्म डिजाइन में क्या होता है, फॉर्म्स बेसिकली देखो फॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वेब पेजेस के अंदर, जिससे आप यूजर्स से इंटरैक्ट कर पाते हो बाय एंटरिंग इंफॉर्मेशन, या फिर आप फीडबैक्स दिलवा सकते हो यूजर्स से। तो यहाँ से हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं यूजिंग डिफरेंट कंट्रोल लाइक योर टेक्स्ट एरियाज या फिर चेक बॉक्सेस हो गए। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये कंपोनेंट्स के बारे में लिखा है ना, टेक्स्ट एरियाज हो सकता है, चेक बॉक्सेस, रेडियो बटन्स, पुश बटन्स, है ना। तो ये सारे आपके कंपोनेंट्स होते हैं जिनसे आप क्या कर पाते हो, किसी काइंड का डेटा जो है यूजर से एंटर करवा सकते हो एंड उसको यूज कर पाते हो। ओके, सो दीज कंपोनेंट्स आर नोन एज फॉर्म कंट्रोल्स या फिर सिंपल कंट्रोल्स। ओके, तो फॉर्म डिजाइन में ये सारे कंपोनेंट्स यूज होते हैं। तो ये चेक बॉक्स होते हैं आपके HTML के अंदर। जैसे चेक बॉक्स की हम बात करें तो चेक बॉक्स आपको पता है ना, जो हम चेक के लिए यूज करते हैं, सो फॉर दैट पर्पस। तो इनका इनपुट टाइप जो है वो हमें चेक बॉक्स देना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनपुट टाइप ही आपका डिसाइड करता है कि एग्जैक्टली आप क्या डिफाइन कर रहे हो। तो चेक बॉक्स अगर आपको डिफाइन करना है तो आप इनपुट टाइप के अंदर चेक बॉक्स डिफाइन करते हो। हम लोग एग्जांपल देखेंगे, समझ में आ जाएगा, अभी समझ लो। सो इससे हमारा जो यूजर है वो सिलेक्ट कर पाता है कोई भी 0, 1 या फिर मल्टीपल ऑप्शंस फ्रॉम द लिस्ट। अब ये ऐसे हम कोड कर सकते हैं कि एक ही ऑप्शन क्लिक होना चाहिए या कितने। फाइन, तो दिस आर द चेक बॉक्सेस। दिस इज यूजफुल व्हेन मोर देन वन ऑप्शन कैन बी सिलेक्टेड, है ना। आपको अगर एक से ज्यादा ऑप्शन सिलेक्ट करवाना है, सो इन दैट पर्टिकुलर केस आप चेक बॉक्स का यूज करते हो। ईच चेक बॉक्स वर्क इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर्स अनलेस ग्रुप्ड बाय लॉजिक, है ना। अगर हम उन्हें मतलब खुद से कोड करके अगर हम उनको ग्रुप ना करें तो हमारे जो चेक बॉक्सेस हैं वो इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं। ओके, कॉमनली हम इनको यूज करते हैं इन फॉर्म, सर्वेज एंड प्रेफरेंस सेटिंग्स। समझ में आ गई बात। तो ये चेक बॉक्स था। ओके, तो बहुत सिंपल है, इसको हम देखते हैं कि कोड कैसे करते हैं। तो यहाँ पर देख लो ये कोड है इसका।
यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये देखो पैराग्राफ के अंदर मैंने क्या करवा दिया है, इनपुट टाइप में मैंने चेक बॉक्स करवा दिया। ओके, यहाँ पर अभी हम इसी में कर रहे हैं, इसीलिए हमने स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर इसको लिखा हुआ है। एंड ये क्या डिफाइन कर रहा है, एक चेक बॉक्स डिफाइन कर रहा है। तो यहाँ पर फॉर्म एक्शन हम लोग ने पीएचपी का दिया है, तो यहाँ पर भी हमारे पास टाइप जो है वो चेक बॉक्स है। जैसे यहाँ पर टाइप हमने चेक बॉक्स इनपुट टाइप में डिफाइन कर दिया है, सिमिलर पैटर्न में यहाँ पर हमारा जो टाइप है वो चेक बॉक्स हो गया। इसकी कोई आईडी आप देख सकते हो, नाम दे सकते हो, वैल्यू दे सकते हो। तो यहाँ पर इसका जो लेबल होगा, इसका लेबल यानी कि इस चेक बॉक्स को टिक करने के लिए यहाँ पर होगा व्हीकल क्या, आई हैव अ बाइक। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा होगा आई हैव अ बाइक। ठीक है, वैसे ही हमने व्हीकल 2 के लिए सेम सेम आपका ये पूरा कॉपी पेस्ट है। तो बस इनपुट है, इनपुट में आपका चेक बॉक्स है। अब आप ये चीजें आप चाहो तो इनको स्किप कर सकते हो, आईडी नेम वगैरह, क्योंकि आप क्या करोगे, आप ये सारी चीजें जब स्टाइल्स ऐड करोगे उस केस में यूज करोगे। सो यहाँ पर मेरे पास आई हैव अ कार, आई हैव अ बोट, तो इन तीनों में से आपको चूज करना है एंड फिर आपको सबमिट कर देना है। ओके, तो ये हम किस में कर रहे हैं, हम ये फॉर्म के अंदर कर रहे हैं। देख रहे हो आप, फॉर्म के अंदर कर रहे हैं। तो फॉर्म टैग सेपरेटली होता है टू क्रिएट द फॉर्म्स। ओके, तो यहाँ पर ऐसे चेक बॉक्सेस आप क्रिएट करते हो। जस्ट आपको इतना याद रखना है कि आपको क्या, आप क्या कर रहे हो ना, सी आप सिंपल मतलब ऐसे कर रहे हो। देखो मैं यहाँ पर दिखाती हूँ, ये इनपुट टाइप चेक बॉक्स, इनपुट टाइप में आप बस चेक बॉक्स दोगे तो वो चेक बॉक्स आपका हो जाता है एंड आप मल्टीपल ऑप्शंस को क्रिएट कर सकते हो। नाउ लेट अस सी रेडियो बटन्स। तो रेडियो बटन्स ऐसे गोल गोल से होते हैं, आपने देखा होगा। तो इनपुट टाइप में हम इसको रेडियो ही देते हैं, तो तभी हमें समझ में आ जाता है कि मतलब हमारा जो सिस्टम है वो समझ लेता है कि अब रेडियो बटन जो है हमें डिफाइन किया हुआ है। अब रेडियो बटन जो है, दिस लेट यूजर सिलेक्ट वन ऑफ अ लिमिटेड नंबर ऑफ चॉइसेस। तो कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ चॉइसेस होती हैं, उनमें से आप सिंपल एक को ही क्या कर पाते हो, चूज कर पाते हो। मतलब अब देखो, अगर जेंडर का होगा फॉर्म में, तो जेंडर में आप मेल फीमेल में से एक ही चूज कर पाओगे, राइट। आप मल्टीपल उसमें चूज नहीं कर सकते। सो इन दैट केस आपके रेडियो बटन्स यूज होते हैं। ओके, तो देखो रेडियो बटन्स के लिए अगेन आप यहाँ पर फॉर्म में आ चुके हो। ठीक है, ये फॉर्म टैग है आपका एंड इनपुट के अंदर आपका टाइप है रेडियो। ठीक है, अब ये चाहो तो ये आईडी वगैरह आप चाहो तो अभी के लिए स्किप कर सकते हो। अब यहाँ पर लेबल में हम क्या दे रहे हैं, लेबल में हम मेल दे रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर इनपुट में टाइप रेडियो दे दिया एंड लेबल में हमने उसको फीमेल दे दिया। इनपुट में हमने टाइप रेडियो दे दिया एंड यहाँ पर अदर्स दे दिया। तो ये क्या है, आपका एग्जाम्पल है। ओके, तो आप ऐसे करते हो मेल फीमेल और अदर। तो यहाँ पर आपको सिंपल एक ही चीज को सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो रेडियो बटन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। याद सिर्फ एक चीज रखनी है कि इनपुट टाइप में आपका रेडियो आता है। ओके, सो दिस वाज द थिंग। आपके पास सिलेक्ट होता है, सिलेक्ट एलिमेंट। तो सिलेक्ट एलिमेंट हम यूज करते हैं टू डिफाइन अ ड्रॉप डाउन लिस्ट। देखो कभी कभी आपके पास आता है ना, आपके पास फॉर्म्स के अंदर आता है सिलेक्ट अ कंट्री, है ना, ऐसे सिलेक्ट अ कंट्री लिखा होता है एंड यहाँ पर ऐसा छोटा सा एरो होता है। तो जब आप इस एरो पे क्लिक करते हो या फिर सिलेक्टेड कंट्री पे क्लिक करते हो, तो आपके पास एक ड्रॉप डाउन क्रिएट हो जाता है एंड उस ड्रॉप डाउन में आपके काफी सारी कंट्रीज आती हैं, है ना। तो ये एक कंट्री वाला एग्जांपल मैंने दिया। सिमिलरली यहाँ पर देखो, तो ये सब क्रिएट कैसे होता है, ये ड्रॉप डाउन ये क्रिएट होता है सिलेक्ट एलिमेंट से, है ना। तो हम ऐसे सिलेक्ट के अंदर क्या लिखते हैं, सिलेक्ट के अंदर ऑप्शंस लिख रहे होते हैं। तो जैसे कि ये फॉर्म है, इस फॉर्म में मैंने जो इसका लेबल है वो सिंपल चूज अ कार दिया हुआ है एंड फिर मैंने सिलेक्ट डिफाइन किया है। सिलेक्ट के अंदर मैंने जो है कार्स के नाम रखे हैं, वॉल्वो, साब, फिएट, ऑडी एंड इनकी सारी कुछ वैल्यूज भी दे दी है। इनको वैल्यू देना आपको सेम जरूरी है। ओके, एंड फिर सिलेक्ट टैग को मैंने यहाँ पे बंद कर दिया। ओके, क्लोज कर दिया एंड सिंपल मैं यहाँ पर सबमिट करवा रही हूँ। तो क्या हो गया, यहाँ पर चूज अ कार, यहाँ पर जो ये वाली लाइन मैं लिख रही थी ना, तो इस वाले जो मेरा फॉर्म है उसके अंदर दिखेगा चूज अ कार, और उसके बाद जब यहाँ पर क्लिक किया जाएगा तो फिर मेरे पास ये सारे ऑप्शंस नजर आएंगे। तो ये कौन से क्रिएट होता है, कैसे क्रिएट होता है, सिलेक्ट मेथड से क्रिएट होता है। अब ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, राइट अ फॉर्म टू मेक लॉग इन एंड पासवर्ड। तो लॉगिन और पासवर्ड के लिए भी आपको फॉर्म का यूज करना पड़ता है। तो देखो मैंने सिंपल बॉडी टैग के अंदर आके H1 में स्टूडेंट लॉगिन फॉर्म लिखा है। फॉर्म में आके लेबल तो यूजर नेम दे दिया एंड इनपुट टाइप में मेरा टाइप हो गया है टेक्स्ट। याद रखो, जब आपका कोई टेक्स्ट आपको इनपुट लेना होता है यूजर से, तो आप टेक्स्ट उसका देते हैं एंड इसमें प्लेस होल्डर मैंने एंटर यूजर नेम लिखा है। मतलब ये जो बॉक्स है ना, ये तो आपको पता ही होगा मोस्ट ऑफ लोगों को। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, प्लेस होल्डर में मतलब आपको दिख रहा है यहाँ पर एंटर यूजर नेम, थोड़ा सा मतलब उसकी वेट कम होता है एंड हमें दिख रहा होता है, तो हम इसके अंदर लिख पाते हैं। ओके, तो इसका हमने नेम यूजर नेम दिया हुआ है। रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड क्या बताता है, रिक्वायर्ड बताता है कि इसको फिल करना आपको इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। ओके,
सिमिलर पैटर्न में पासवर्ड है, तो पासवर्ड का टाइप पासवर्ड होता है, याद रखो। इसके प्लेस होल्डर में भी मैंने एक नीचे प्लेस होल्डर बना दिया है, मतलब प्लेस होल्डर है यहाँ पर, एंटर पासवर्ड, एंड नेम भी इसका पासवर्ड है, एंड ये भी रिक्वायर्ड है, इसके बिना भी आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। एंड दो बटन्स क्रिएट कर दिए हैं, सबमिट, एक लॉगिन का और एक कैंसिल का, क्लियर। एंड यहाँ पर इनपुट एक चेक बॉक्स भी मैंने क्रिएट किया है, रिमेंबर मी का, याद है वो चेक बॉक्स आपके पास आता है और रिमेंबर मी लिख के आता है ना। उसके बाद आपके पास फॉरगॉट पासवर्ड होता है, तो फॉरगॉट पासवर्ड हम लोग एंकर टैग के अंदर दे रहे होते हैं, तो अभी इस एंकर टैग वगैरह थोड़ा छोड़ दो। जस्ट सिंपल लॉगिन फॉर्म हम कैसे क्रिएट कर रहे हैं, आप लेबल और इनपुट का यूज करके, बटन्स का यूज करके आप क्या कर पाओगे, लॉगिन पासवर्ड फॉर्म में क्रिएट कर पाते हो। जस्ट टाइप आपको याद रखना है टेक्स्ट, और टाइप आपको याद रखना है पासवर्ड, यूजर नेम और पासवर्ड के लिए। ओके, सो आई होप यू गॉट दिस थिंग। तो ये था आपका, एंड इसका आउटपुट आपके पास ऐसा कुछ आएगा जब आप स्टाइलिंग वगैरह ऐड कर दोगे ना। तो यहाँ पर देखो मैंने एंकर टैग सिर्फ पासवर्ड को दिया था, इसीलिए सिर्फ उसी के नीचे अंडरलाइन आई है, एंड ये क्लिकेबल लिंक है, हम इसके अंदर कोई भी लिंक दे सकते हैं जिसमें हम रीडायरेक्ट हो पाए। ओके, फिर ये कैंसिल बटन है हमारे पास, लॉगिन बटन है, तो ऐसा आपके पास क्रिएट होता है जब आप इसके अंदर स्टाइलिंग वगैरह भी ऐड कर दोगे, तो फाइन। सो ये ऐसा था। नाउ लेट अस कम ऑन टू द लास्ट टॉपिक विच आर जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क्स, है ना। तो हमारे पास काफी सारे जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क्स होते हैं, बहुत सारे फ्रेमवर्क्स होते हैं, जो कि मतलब ये फ्रेमवर्क क्या होता है ना, ये किसी ने कोड लिखा हुआ है, ओके, एंड अब हम क्या कर रहे हैं, उनको यूज करना चाह रहे हैं, है ना। अब हम उनको यूज करना चाह रहे हैं, तो फॉर इन दैट पर्टिकुलर केस आप क्या करते हो, जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क्स का यूज करते हो, एंड इससे आप काफी सारे वेब एप्लीकेशंस को बना सकते हो। देखो पावरफुल, अब यहाँ पर ये जो एंगुलर जेएस है, ये एक टाइप की जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है। आपके पास काफी सारे फ्रेमवर्क, जैसे मैंने बोला, तो उनमें से ये जो है पॉपुलर है, पावरफुल है, जो कि काफी सारे लोग इनको यूज करते हैं अपने वेब एप्लीकेशंस में। तो ये एक ओपन सोर्स होता है और लाइसेंस्ड है, याद रखो फ्रेमवर्क्स आपके लाइसेंस्ड होते हैं अंडर अपाचे लाइसेंस 2.0। तो ये एंगुलर जेएस की इंफॉर्मेशन दे दी है, तो ये ओपन सोर्स है, मतलब कोई भी इसको यूज कर सकता है डाउनलोड करके। तो दिस एक्सटेंड्स द HTML DOM विद द कस्टम एट्रीब्यूट्स एंड बाइंडिंग्स। तो जावास्क्रिप्ट में ना एक डॉम नाम का आपकी चीज होती है, अब आपने पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से पता होगा, तो सारी चीजें हमारी डॉम में चलती हैं। तो कुछ मतलब हमारे पास कस्टम एट्रीब्यूट्स, कस्टम डेटा बाइंडिंग्स चीजें जो है आपकी ऐड हो जाती है जब हम एंगुलर जेएस को इंक्लूड करते हैं, ठीक है। दिस अनेबल्स द क्रिएशन ऑफ डायनामिक, इंटरैक्टिव एंड रिस्पॉन्सिव वेब एप्स। तो इससे हम ऐसे वेब एप्स बना पाते हैं जो कि डायनामिक हो, इंटरैक्टिव हो और रिस्पॉन्सिव हो, क्लियर। देन मेनली यूज्ड फॉर बिल्डिंग सिंगल पेज एप्लीकेशंस, जिनको SPAs बोला जाता है। तो सिंगल पेज जो एप्लीकेशंस होते हैं उनको हम मोस्टली क्रिएट करते हैं, जहां पर आपका जो कंटेंट है वो अपडेट होता है विदाउट रीलोडिंग, या आपका पूरा पेज रीलोड होने से पहले अपडेट हो जाता है। जैसे मैंने एक बार अभी और एग्जांपल आपको दिया था, आपकी इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पे जब आप किसी पोस्ट को लाइक करते हो तो क्या पूरा इंस्टाग्राम पेज रीलोड होता है? नहीं, सिंपल आपका, लेकिन उसमें लोडिंग वाला ही काम हो रहा है, लेकिन ऐसा हो रहा है कि आपको दिख नहीं रहा। आपके पास जो लाइक बटन है उसमें कुछ आपके पास दिखता है, रेड बटन होता हुआ, है ना, लाइक इंक्रीज होते हुए। तो ये सारी चीजें डायनामिक होती हैं, एंड यहाँ पर आपका पेज रीलोड नहीं होता। तो यहाँ पर आप रीलोड नहीं कर रहे हो एंड अपडेट्स भी कर रहे हो, तो इन दैट केस व्हाट वी आर यूज सपोज टू यूज, तो एंगुलर जेएस वो सारी चीजें आपको दे रहा होता है। एडवांटेजेस देखो आपके एंगुलर जेएस की क्या है, क्यों हमें चूज करना चाहिए एंगुलर जेएस एज अ जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क। तो सबसे पहले ये गूगल इंजीनियर्स ने बनाया हुआ है, ये याद रखो। आपका जो एंगुलर जेएस है वो आपके गूगल इंजीनियर्स ने बनाया हुआ है, रिलायबल है तो, एंड ट्रस्टेड भी है, तो इसको हम यूज कर सकते हैं। फिर यहाँ पर MVC सपोर्ट है। MVC आर्किटेक्चर होता है, जो कि एक मतलब कोड आपका क्लीन रखने के लिए, ऑर्गेनाइज रखने के लिए यूज होता है। तो आप ये MVC आर्किटेक्चर होता है, आप चाहो तो इसके बारे में और पढ़ सकते हो। तो ये इसमें MVC सपोर्ट भी है, ओके। तो आपका जो कोड है वो ऑर्गेनाइज्ड रहता है अच्छे से। फिर इंट्यूटिव, इंट्यूटिव यानी कि इंट्यूटिव मतलब कि इजी टू लर्न फॉर डेवलपर्स, आप बेसिक, आप बिगनर्स हो तब भी आप इसको इजीली यूज कर पाते हो। फिर कॉम्प्रिहेंसिव की बात करें तो कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क है, मतलब जो भी आपको चाहिए एक ऐप बिल्ड करने के लिए, वेब ऐप बिल्ड करने के लिए, वो सारी चीजें इसके अंदर हैं, ओके। फिर रिच फीचर्स हैं, ऑब्वियसली काफी सारे रिच फीचर्स हैं, अच्छे फीचर्स हैं, जो कि आप इंटरैक्टिव इंटरफेस बिल्ड करने के लिए यूज कर सकते हो। फिर यूनिट टेस्टिंग, तो यूनिट टेस्टिंग तो अभी एसी का पेपर हुआ है, आप लोगों को पता है। तो बेसिकली यूनिट टेस्टिंग सपोर्ट करता है ताकि आपका कोड जो है वो बग फ्री रहे, यूनिट बाय यूनिट जो है चीजें आपकी
चेक होती हैं। फिर रीयूजेबल कोड मतलब कि यहाँ पर आपका जो कोड है आपने एक बार लिख दिया, आप उसको काफी टाइम मैनी टाइम्स यूज कर पाते हो। फिर लेस कोड, ऑब्वियसली यहाँ पर आपको ओवरऑल लेस कोड लिखना पड़ता है और आपके जो डेवलपमेंट कोड्स हो जाते हैं फिर वो फास्टर आप लिख पाते हो एंड क्लीनर भी आपके रहते हैं। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं किसके, आपके एंगुलर जेएस के। अब डिसएडवांटेजेस की बात करें तो सिंस एंगुलर जेएस इज बेस्ड ऑन जावास्क्रिप्ट इट इज नॉट इनहेरेंटली सिक्योर। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर पूरा जावास्क्रिप्ट के ऊपर ही एंगुलर जेएस को बनाया गया है, तो ये सिक्योर नहीं है, जावास्क्रिप्ट इतनी सिक्योर हम नहीं मानते हैं। ओके, तो दैट इज नॉट दैट मच सिक्योर। इट रिक्वायर्स एडिशनल सिक्योरिटी मेजर्स टू प्रिवेंट थ्रेड्स लाइक XSS एंड दैट इज योर क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। मतलब कि आपके जो डेवलपर्स हैं वो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी ऐड कर सकते हैं एंड इससे जो है आपके जैसे कि कुछ थ्रेड्स होते हैं, थ्रेड्स जैसे कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग एंड ऑल, तो ये प्रिवेंट हो जाते हैं। तो इनको प्रिवेंट करने के लिए हम चाहें तो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी ऐड कर सकते हैं फ्रॉम डेवलपर साइड इन द एंगुलर जेएस। अब दिस ऑफर्स मल्टीपल वेज टू परफॉर्म सम सेम टास्क विच कैन बी कंफ्यूजिंग फॉर बिगनर्स। सो एक ही चीज आप काफी तरीकों से कर पाते हो, तो फिर उस केस में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है फॉर आर बिगनर्स। ओके, now choosing the best approach often requires experience and understanding the framework. आप on the spot उस framework में जाके confuse हो जाओगे क्योंकि बहुत सारी चीजें एक ही काम करेंगी। तो जो best approach होगी वो आपको एक as an experienced person जब आप उस framework पे आप काफी time दे दोगे, उसको use करोगे, तब आपको उसका जो है आइडिया आ जाएगा। तो एंगुलर जेएस के अंदर प्रो होने के लिए आपको उसमें टाइम देना पड़ेगा। ओके, सो ये था आपका। नाउ फीचर्स की अगर हम बात करें एंगुलर जेएस के फीचर्स की, तो सबसे पहले डेटा बाइंडिंग है। डेटा बाइंडिंग मतलब कि आपका जो डेटा है वो ऑटोमेटिकली सिंक हो जाता है बिटवीन द मॉडल एंड व्यू। ओके, तो आप चाहो तो इसके अंदर इंस्टेंटली चेंजेस भी अपडेट कर सकते हो। तो एक बार चेंज अपडेट हुई तो आपके कोड में भी जाके चेंजेस अपडेट हो जाती हैं। तो ये डेटा बाइंडिंग से होता है। देन स्कोप से, स्कोप में क्या होता है, ये आपके ग्लू की तरह काम करता है ना, कंट्रोलर और व्यू के बीच में एक ग्लू की तरह काम करता है। तो इससे आप डेटा और फंक्शंस को मैनेज कर पाते हो। फिर कंट्रोलर होता है आपके पास, कंट्रोलर क्या करता है, लॉजिक को हैंडल करता है, डेटा को हैंडल करता है आपके ऐप के लिए। ओके, फिर डायरेक्टिव्स होते हैं। डायरेक्टिव्स मतलब कि स्पेशल मार्कर्स होते हैं आपके HTML के अंदर जो कि फंक्शनैलिटी एक्सटेंड करते हैं। जैसे कि आप क्रिएट कर रहे हो कस्टम टैग्स या फिर कस्टम एट्रीब्यूट्स क्रिएट कर रहे हो, तो उसके अंदर ये डायरेक्टिव्स यूज होते हैं। फिल्टर्स है आपके पास, तो जो फॉर्मेट होता है डेटा का जो कि यूजर को दिखाया जाएगा, कैसे डिस्प्ले होगा, फॉर एग्जांपल करेंसी हो गया, डेट्स हो गई या फिर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशंस हो गए, तो यहाँ पर फिल्टर्स अच्छा खासा रोल प्ले करते हैं यहाँ पर हमें उन चीजों को इंटरैक्टिव वे में दिखाने के लिए। फिर रूटिंग, रूटिंग से आप क्या कर पाते हो ना, एक सिंगल पेज एप्लीकेशन बिल्ड कर पाते हो जो कि नेविगेशन मैनेज करेगा एंड जो ही मैंने अभी जो बात करी थी रीलोड वाली, वो रीलोड नहीं होगा। तो दैट हैपेंस इन रूटिंग फीचर। सर्विसेज की बात करें तो ऑब्वियसली रीयूजेबल इसमें कंपोनेंट्स यूज होते हैं जो कि स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं अक्रॉस योर ऐप, तो दैट इज योर सर्विसेज। देन डिपेंडेंसी इंजेक्शन मतलब कि जो यहाँ पर आपके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली सप्लाई हो जाते हैं, है ना, जहाँ पर भी जिस रिसोर्स जो भी रिसोर्स उनको चाहिए तो उन कंपोनेंट्स को वो रिसोर्सेज डायरेक्टली ऑटोमेटिकली सप्लाई हो जाते हैं। इससे जो आपका कोड है वो टेस्टेबल बनता है, मॉड्यूलर बनता है। तो ये था आपके सारे फीचर्स, आपको जो याद रहे आप लिख सकते हो फॉर एंगुलर जेएस। अब एमवीसी आर्किटेक्चर की हमने बात करी थी, तो एमवीसी आर्किटेक्चर यहाँ पर देख लो। MVC का मतलब क्या होता है, मॉडल व्यू कंट्रोलर, MVC। ठीक है, तो ये मॉडल व्यू और कंट्रोलर आपका क्या है, MVC आर्किटेक्चर है। ये कहाँ से शुरू होता है, ये शुरू होता है आपके इवेंट से, ये याद रखो। इवेंट क्या है, जैसे कि कोई भी यूजर ने कोई बटन क्लिक कर दिया या फिर यूजर कुछ टाइप कर रहा है, सो इन दैट केस आपका इवेंट ट्रिगर हो जाता है। हम क्या बोलते हैं, इवेंट ट्रिगर हो जाता है। तो जब आपका इवेंट फर्स्ट हैंडल होता है, तो फर्स्ट कौन इसको हैंडल करता है, फर्स्ट आपका इसको कंट्रोलर हैंडल करता है। कंट्रोलर किसकी तरह एक्ट करता है ना, आपका कंट्रोलर डिसाइड करता है कि व्हाट नीड्स टू हैपन एंड डायरेक्ट्स द फ्लो। एग्जैक्टली ये बटन क्लिक हुआ है तो अब मुझे करना क्या है ना, या कोई मतलब मुझे किसी और पेज पे जाना है या क्या, तो कंट्रोलर उसको जो है कंट्रोल कर रहा होता है। ओके, फिर नेक्स्ट आपका जो कंट्रोलर है ये चीज अपडेट किसको करता है, व्यू को अपडेट करता है। तो यहाँ पर अब जैसे ही व्यू अपडेट हो जाता है तो यूजर एक्चुअली वो अपडेट को स्क्रीन पे देख पाता है ना। जैसे कि फ्रंट एंड पार्ट आपका एप्लीकेशन का कौन सा होता है, व्यू होता है। उसके बाद अगर मैं देखूं तो
व्यू के बाद आपके पास आता है मॉडल। ओके, तो जो व्यू है वो इंटरैक्ट किससे करता है, आपके मॉडल से इंटरैक्ट करता है, जो कि आपके डेटा को, बिजनेस लॉजिक को होल्ड करके रखा हुआ है एंड बेसिकली आपके एप्लीकेशन का ब्रेन है। ओके, तो अगर मॉडल चेंज हो रहा है इसका मतलब आपका व्यू अपडेट हो रहा है। व्यू अपडेट हो रहा है तो इसका मतलब कि आप क्या कर पाओगे, वापस से कंट्रोलर की तरफ जाके वापस से वो चेंजेस देख के आप व्यू कर पाते हो। ओके, तो सिंपल वे में बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा है, जो कंट्रोलर है वो इनपुट मैनेज कर रहा है ना, और कंट्रोलर इनपुट मैनेज कर रहा है, व्यू आपका डिस्प्ले कर रहा है आउटपुट को, और मॉडल जो है वो डेटा हैंडल कर रहा है। ठीक है, तो ये होता है आपका एमवीसी आर्किटेक्चर। आई होप कि ये इजी था। डायरेक्टिव्स की बात करें इसके अंदर, तो ये एंगुलर जेएस के डायरेक्टिव्स हैं आपके, एनजी ऐप, एनजी मॉडल, एनजी बाइंड। तो ये कुछ डायरेक्टिव्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्टिव्स मैंने आपको क्या बताए थे, स्पेशल इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो हम एचटीएमएल के अंदर ऐड हो जाते हैं ताकि हम डायनामिक बना पाए अपनी वेबसाइट को। तो जो एनजी ऐप है, एनजी ऐप, एनजी डैश ऐप आप यूज करते हो, तो ये एंगुलर को बताता है कहाँ पे आपका एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि एंट्री पॉइंट टू योर एंगुलर जेएस, तो यहाँ पर वो आपको दिखता है। तो ये HTML या फिर बॉडी टैग के अंदर हम इसको क्या करते हैं, रख रहे होते हैं। तो समझ में आ गया, ng.app से आपका जो एंट्री पॉइंट होता है ना, एंट्री पॉइंट वो आपका डिफाइन होता है। अब एनजी मॉडल, एनजी मॉडल क्या है, एनजी मॉडल के अंदर आप डायरेक्टिव्स जो है आपके बाइंड हो जाते हैं, जैसे कि इनपुट हो गया, टेक्स्ट एरिया हो गया, सिलेक्ट हो गया ना, एप्लीकेशन डेटा एंड ऑल। तो ये सारी चीजें आपका HTML कंट्रोल करता है एंड ये बाइंड हो जाते हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो जब भी आप टेक्स्ट बॉक्स में टाइप करते हो तो एंगुलर ऑटोमेटिकली उस मॉडल में जो भी चीजें हैं डेटा उनको ऑटोमेटिकली अपडेट कर देता है ना। तो ऑटोमेटिकली अपडेट वो तभी होंगे जब एक दूसरे से बाइंड होंगे। सो इन दैट केस एनजी मॉडल आपका यूज होता है। ठीक है, फिर आपके पास है एनजी बाइंड। एनजी बाइंड के अंदर आप क्या करते हो, आप डबल करली ब्रेसेस का यूज करने के बजाय आप क्या करते हो, आप डायरेक्टली यूज करते हो एनजी बाइंड टू डिस्प्ले डेटा, एंड ये आप क्लीनर वे के अंदर डिस्प्ले करवा पाते हो। ठीक है, तो काफी सारे करली ब्रेसेस भी आपको यहाँ पर यूज करने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल लैंग्वेज में जो एनजी ऐप है ये आपके ऐप को स्टार्ट करने के लिए यूज होता है। एनजी मॉडल आपके डेटा को आपके फ्रंट एंड से कनेक्ट करने का काम करता है, और एनजी बाइंड क्या करता है, आपके डेटा को डायनामिकली डिस्प्ले करवाता है। ओके, सो यहाँ से आपका जो एंगुलर जेएस का मैजिक है वो बेसिकली शुरू होता है। अब रिएक्ट जेएस की बात करें तो रिएक्ट जेएस आपका ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी अगेन, तो जैसे अभी फ्रेमवर्क आपका था क्या एंगुलर जेएस, वैसे ही ये जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है। ओके, डेवलप्ड बाय फेसबुक। अब ये किसने डेवलप किया है, रिएक्ट जेएस फेसबुक ने डेवलप किया हुआ है। ओके, अब ये इट इज यूज्ड फॉर बिल्डिंग फ्रंट एंड यूजर स्पेसिफिक इंटरफेसेस। तो ज्यादातर रिएक्ट जेएस भी यूज फॉर आर फ्रंट एंड यूजर इंटरफेसेस। तो जो भी आप यूज का जो यूजर है वो देख पाएगा, जो इंटरैक्ट कर पाएगा जिस चीज से वेबसाइट पे, सो दैट थिंग्स आर मतलब बिल्ड यूजिंग योर रिएक्ट जेएस। दिस हेल्प्स क्रिएट रिच इन इंटरनेट एप्लीकेशंस। ठीक है, तो ऑब्वियसली अच्छे खासे आपके जो है ना इंटरैक्टिव एप्लीकेशंस यहाँ पर आपके बनाए जाते हैं, जो कि ऑलमोस्ट आपके डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर की तरह दिखते हैं। तो दिस अलाउज डेवलपमेंट इंटरैक्टिव, स्टेटफुल एंड रीयूजेबल, मैंने बताया, कॉमनली यूज फॉर बिल्डिंग अगेन सिंगल पेज एप्लीकेशंस। ठीक है, तो रिएक्ट जेएस आप समझ चुके हो, फ्रंट एंड यूजर इंटरफेसेस के लिए यूज होता है। इसके फीचर्स क्या हैं, तो वर्चुअल डॉम आपका क्रिएट हो जाता है। ठीक है, वर्चुअल डॉम मतलब कि इंस्टेड आप पूरे एंटायर वेब पेज को अपडेट करो, मैंने क्या बोला, रिएक्ट क्या करता है, उसी पर्टिकुलर पार्ट को जो चेंज हुआ है बस उसी को अपडेट कर देता है, एंड इससे जो आपका ऐप है वो फास्ट बनता है, एफिशिएंट बनता है। ओके, देन यू हैव कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट्स के अंदर जो आपके रिएक्ट के एप्स हैं दे आर मेड अप ऑफ स्मॉल रियूजेबल पीसेस जिनको हम कंपोनेंट्स बोलते हैं। तो हर एक कंपोनेंट हैंडल करता है उसका खुद का लॉजिक, उसका खुद का यूआई। तो इससे हमारा जो कोड है अगेन इजियर टू मैनेज बनता है एंड मॉड्यूलर बनता है। तो कंपोनेंट्स भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है आपके रिएक्ट जेएस का। फिर जेएसएक्स होता है। तो जेएसएक्स मतलब कि जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल, अगर आपने यूज किया होगा तो जेएसएक्स से हम क्या कर पाते हैं, हम लाइक अपना HTML कोड को ऐसे लिख पाते हैं लाइक कोड इनसाइड जावास्क्रिप्ट, है ना। तो HTML भी हम जावास्क्रिप्ट के अंदर लिख पाते हैं। इट्स लाइक सिंपली जो HTML में हमें डिफाइन करना है वो हम यूजिंग जावास्क्रिप्ट डिफाइन कर देते हैं। कोई बटन, कोई भी अगर टेक्स्ट है वो हमें डिफाइन करना है, दैट थिंग। देन वन वे डेटा बाइंडिंग है यहाँ पर, मतलब कि जो डेटा है वो सिंगल डायरेक्शन में फ्लो होता है, लाइक फ्रॉम पैरेंट टू चाइल्ड। सो इससे हमारा जो चेंजेस का, ट्रैक चेंजेस का काम होता है, डिबगिंग का काम होता है, वो इजीली हो जाता है।
जाता है। तो ये आपके फीचर्स होते हैं किसके, रिएक्ट जेएस के, क्या, वर्चुअल डॉम, कंपोनेंट, जेएसएक्स एंड वन वे डेटा बाइंडिंग। ओके, फिर व्यू जेएस लास्ट वाली बात करें तो व्यू जेएस क्या है, आपकी प्रोग्रेसिव जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है। क्या है ये, फ्रेमवर्क है, याद रखो। रिएक्ट जेएस आपकी लाइब्रेरी थी, एंगुलर जेएस, व्यू जेएस आपकी जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क्स हैं। अगेन इनको हम यूज करते हैं फॉर बिल्डिंग इंटरैक्टिव वेब एप्लीकेशंस। तो यहाँ पर भी आपका जो फोकस है वो व्यू लेयर पे है, यानी कि फ्रंट एंड पे है। अगेन यहाँ पर आपका फोकस किस पे है, फ्रंट एंड पे, ये आपको याद रखना है। तो ये इजी टू इंटीग्रेट है विद अदर प्रोजेक्ट्स एंड लाइब्रेरीज एंड सिंपल टू इंस्टॉल एंड बिगनर फ्रेंडली। ओके, तो अब ये चीजें इतनी सिंपल है, आप पढ़ के भी समझ सकते हो। दिस प्रोवाइड्स वेल स्ट्रक्चर्ड कॉन्टेंट विद द क्लियर एग्जाम्पल्स फॉर लर्निंग। तो व्यू जेएस एक प्रोग्रेसिव देखो जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है, एंड इससे हम मतलब मोस्टली ये भी फ्रंट एंड से डील कर रहा है। जो व्यू लेयर है हमारे एमवीसी आर्किटेक्चर का, उससे बस सिंपल ये जो कीवर्ड्स है आप इसको याद रख सकते हो। ओके, तो व्यू जेएस बहुत सिंपल है। अब फ्रेमवर्क के बारे में मैं आपको क्या ही एक्सप्लेन करूं। तो देखो फीचर्स हैं आपके पास, तो इसमें भी कंपोनेंट्स वाला सेम फीचर है। ओके, देन आपके पास इवेंट वाला, इवेंट हैंडलिंग का फीचर आ जाता है। मतलब कि व्यू से आप क्या कर पाते हो ना, इजीली आप रिस्पॉन्ड कर पाते हो एक्शंस को, जैसे कि क्लिक हो गया या सबमिशंस एंड ऑल। तो उस केस में इवेंट हैंडलिंग आपकी बहुत अच्छे से होती है। देन डेटा बाइंडिंग की अगर बात करें तो आपका जो व्यू है वो टू वे डेटा बाइंडिंग सपोर्ट करता है। मतलब कि कोई भी चेंज आपके यूआई अपडेट्स के अंदर डेटा और वाई, मतलब डेटा से या फिर यूआई से, तो दोनों के बीच में आपकी जो चीजें हैं, चेंजेस वगैरह डायनामिकली अपडेट हो जाते हैं। ओके, देन यू हैव एनिमेशंस ऑल्सो। तो एनिमेशंस वाला फीचर भी व्यू जेएस के अंदर होता है। तो आप बिल्ट इन सपोर्ट ट्रांजिशंस वगैरह, एनिमेशंस वगैरह क्रिएट कर पाते हो। देन कंप्यूटेड प्रॉपर्टीज, तो कंप्यूटेड प्रॉपर्टीज में जैसे कि आपके स्मार्ट वेरिएबल्स होते हैं ना, जो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाते हैं जब आपका कोई डेटा उस पर डिपेंड कर रहा है एंड वो चेंज हुआ है। तो बेसिकली सारा लॉजिक जो है वो चेंज हो जाता है। तो कंप्यूटेड प्रॉपर्टीज मतलब अगेन आपकी चीजें वेरिएबल आपके जो है डायनामिकली चेंज हो रहे हैं। लाइट वेट एंड एफिशिएंट है, ये तो हमने पढ़ लिया है। फाइन, सो ये थे आपके सारे फीचर्स ऑफ Vue.js एंड दिस वाज द लास्ट स्लाइड। सो आई होप आपको चीजें समझ में आ गई हैं। ये सारे कीवर्ड्स आप याद रख सकते हो जो बोल्ड करे हुए हैं, एंड बस यही छोटा सा आपका यूनिट था। आई होप आपको समझ में आ गया। हमने बहुत छोटी सा चीजें पढ़ी, बहुत छोटा सा यूनिट था आपका। बस याद रखने वाली चीजें, आपको थ्रेड के बारे में पढ़ना है। आप थ्रेड कैसे क्रिएट करते हो, या तो एक्सटेंड से आप क्रिएट करते हो या इम्प्लीमेंट से। तो एक्सटेंड से जब आप क्रिएट कर रहे हो तो आप थ्रेड क्लास को कॉल करते हो, और जब इम्प्लीमेंट को क्रिएट कर रहे हो तब आप रनेबल इम्प्लीमेंट इंटरफेस को जो है वो इम्प्लीमेंट करते हो। फाइन, फिर आपके पास ये सारे थ्रेड मेथड्स होते हैं, ये आपका लाइफ साइकिल होता है, ये प्रायोरिटीज होती हैं, मैसेजिंग, फिर इज अलाइव को पढ़ा, इस जॉइन हमने जॉइन को पढ़ा, सॉरी। फिर फीचर्स हमने देखे जावास्क्रिप्ट के, उसको देखा। फिर हमने जावास्क्रिप्ट के काफी सारे देखे, अलर्ट बॉक्स, कन्फर्म बॉक्स और प्रॉम्प्ट बॉक्स। ओके, फिर फॉर्म डिजाइन्स में हमने ये देखे, टेक्स्ट एरियाज, चेक बॉक्स, रेडियो बटन्स एंड ऑल। तो ये सारी चीजें हमने देखी। सिलेक्ट एलिमेंट देखा, लॉगिन पासवर्ड कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं देखा। फिर जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क्स में हमने एंगुलर, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, फीचर्स, एमवीसी आर्किटेक्चर देखा। फिर डायरेक्टिव्स देखे, ये आपके एंगुलर जेएस के, रिएक्ट जेएस देखा, उसके फीचर्स, व्यू जेएस और उसके फीचर्स। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई हैं। इतना छोटा सा आपका पीपीएल यूनिट 5 था, एंड आई होप आपको समझ में आ गया। बस चीजें थोड़ी बहुत आप लर्न करोगे अगर आपने जावास्क्रिप्ट नहीं पढ़ी हुई है। अगर पढ़ी भी हुई है तो भी थोड़ी बहुत फीचर्स वगैरह में आपको चीजें याद रखनी होंगी। अदरवाइज अगर आपने जावास्क्रिप्ट किया होगा ना, तो ये यूनिट आपको सबसे इजी लगेगा। ओके, तो चलिए, दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप आपको समझ में आ गया है। सारे नोट्स आपको प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। एंड यस, अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में फॉर्म की लिंक मिल जाएगी। एंड यस, नेक्स्ट आपको यूनिट 6 भी पीपीएल का मिल जाएगा। तो आई होप आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही हैं। तो अगर समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ कमेंट करते रहा करो, ताकि मुझे चीज़ें समझ में आ जाए आपकी भी। एंड एनी कोई भी डाउट्स आपके हों तो आप डाल सकते हो कमेंट सेक्शन में। आई विल रिजॉल्व देम एज सून एज पॉसिबल। एंड फाइनली, अगर आपको वीडियो पसंद आ गई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।